अग्रवाल साहब। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सबको आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है अग्रवाल साहब। हाँ, सब आपको आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है सर। आज की मीटिंग अपनी शुरू करते हैं। और अपना जो फर्स्ट एजेंडा था उसमें ये था कि बिट्स पिलानी ने वालों ने एक सूचना रखी थी इसके बारे में, पेटेंट के बारे में। और हमारे पे बहुत बड़ा उनका आग्रह था कि आप भी अपने को रिक्रूट करो। तो हमारे डायरेक्टर श्री भरत द्विवेदी जी आके आए हैं। 2 दिन की सेमिनार थी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में सेमिनार में क्या खास बात रही, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, बिट्स पिलानी का क्या एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा बताएंगे। भरत जी। नमस्कार सर सभी को। 9-10 को वहाँ अटेंड किया था। मेन टॉपिक था एम्पावरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ग्रुप। और काफी वहाँ के बाहर से भी काफी लोग आए थे, वहाँ के भी थे, वहाँ के स्टाफ वगैरह के थे। तो उन्होंने सबसे ज्यादा पेटेंट के ऊपर ध्यान दिया। पेटेंट करने के लिए अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या अपन प्रोसीजर सारा में। और सबसे पहली बात कि आपके पेटेंट का कोई दूसरा दुरुपयोग नहीं कर ले, उसके लिए सारी बात। पेटेंट के साथ साथ उन्होंने ट्रेडमार्क का भी, ब्रांडिंग का भी, और इन सब के बारे में पहले दिन सारा इसी के ऊपर एजेंडा चलता। अलग अलग हमारे सेशन चलते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताई इन्होंने सारी और सारा जो प्रोसीजर होता है वो भी बताया, और आप क्या क्या चीजें करते हैं वो भी सारी बताई। खास तौर पे ये पेटेंट के बारे में दिया, उसके बाद ब्रांडिंग के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में भी, कि किस किस टाइप का ट्रेडमार्क होगा आपका, किस टाइप का, कि आपका मैक्सिमम उसका इंप्रेशन सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक बार देखते ही आदमी को थोड़ा अट्रैक्टिव हो, उस टाइप की चीजें बता रही हूँ। उसमें सारी चीजें कि भाई आदमी किस ढंग से देखता है, कि कलर कौन सा होना चाहिए, उसमें किस टाइप की चीजें होनी चाहिए, तो वो भी ट्रेडमार्क आपका किस टाइप में होना चाहिए, वो सारा उन्होंने बताया। और सेकंड डे इनका जो है मार्केटिंग डायनेमिक्स, एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटीज यूजिंग आउटसाइड थिंग्स है। तो उन्होंने उसमें खास तौर पे जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए वहाँ उनके वहाँ भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और वो आपको हर तरह की सुविधाएं और सारी सहायताएं वगैरह सब देता है। तो उनका अलग से एक सेल बना हुआ है, ई सेल नाम से है। आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, और वहाँ का जो स्टार्टअप है उसका भी करते हैं। और वहाँ के कई लड़के इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ का स्टाफ सारा का सारा उनको अलग से जो है वो उनको कोऑपरेट भी करता है। तो ई स्टार्टअप्स के बारे में भी अंदर भी बहुत अच्छी चीजें बता। और स्टार्टअप के साथ ही मेरी पेटेंट और ट्रेडमार्क और अपने ब्रांडिंग और इन सबका साथ में साथ चलता रहेगा, ताकि आदमी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या समता पावर अपना ट्रेडमार्क या कोई पेटेंट या कोई कुछ करा सकता है? हमारे पास कोई ऐसी चीज है? हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है उसमें हम ऐसा कुछ एडवांटेज मिल सकता है कि कोई ट्रेडमार्क हो या कोई और? बिल्कुल पेटेंट तो हमारा कुछ हो नहीं सकता कि हमारे पास कोई ऐसा। हाँ, वो प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, पर जो अपन ब्रांडिंग के लिए आप जो बता रहे हो ट्रेडमार्क जैसा, वो अपन बिल्कुल बना सकते हैं। और इसमें उनकी गाइडलाइंस भी हो जाएगी, और अपन अपनी तरफ से भी करके अपना ट्रेडमार्क, ताकि समता पावर का नाम पूरे कम से कम राजस्थान के अंदर एक एक जगह, अभी 53 डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान। अपन ये चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में अपना ब्रांडिंग का समता पावर करने की, समता पावर मोस्ट ऑथेंटिक चीज है। ये इस पर्टिकुलर पावर सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर में समता पावर कैन डू वेरी गुड वर्क। मेरे को ये जानकारी दी गई थी कि एक सॉफ्टवेयर भी उन्होंने डेवलप किया है, जो कि और लोगों को तो हो सकता है 15-20 हजार रुपए में दे, हमको और भी चीपर दे सकते हैं। इस बारे में भी आप बात नहीं साहब, अभी मैंने पूछा था इसी, जो आपने मुझे यही पहले ही बता दिया था, तो उनका भी नहीं, अभी वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया नहीं है अभी, पर हम करने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप अपने समता पावर के बारे में ये विचार करेंगे हम उसका कोई ब्रांडिंग के हिसाब से अपन कोई ट्रेडमार्क कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इसमें कितना खर्चा लगता है, ये मेरे को जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारी अगर हाँ, दे वो दीजिए, ला कर दे दीजिए, अगर बना दें तो लेटर स्टेज पे अपन लोग एक
ऐसा सोच सकते हैं कि समता पावर का एक ब्रांड नेम के हिसाब से, ट्रेड नेम के हिसाब से एक एनजीओ ट्रेड नेम करा भी सकता है कि नहीं करा सकता, ये भी एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या ट्रेड नेम ट्रेडमार्क करा सकता है क्या एनजीओ, ये भी मेरा क्वेश्चन है जो। हाँ, तो वो रूल्स वगैरह देख करके बेदी जी को ये काम, मैं सोचता हूँ आप सब लोग अगर अप्रूव करें तो बेदी जी को ये कार्य दे दिया जाए कि भाई ये समता पावर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकती नहीं करा सकती, कराए तो कितना खर्चा है, कितना लंबा प्रोसीजर है, और इसमें कोई लीगल वो तो नहीं आएगा हमको, वो सारी बातें पूरा एक ब्रीफ नोट ये बना लेंगे तो अगली मीटिंग में अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके साथ तो लीगल उस पर अपना नहीं आना चाहिए जिसमें अपने प्रॉब्लम्स आ गए। इसमें मेरा सजेशन है कि लोग समता पावर से जो भी जुड़े हुए हैं एनजीओ का जो हमने बनाया हमारे पास पावर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस ऑथोरेटिव नॉलेज अपने पास है। उस नॉलेज बेस्ड सिस्टम से हम ये भी इनका R&D का या स्टार्टअप का इनका जो अपने बना हुआ है रजिस्टर कराते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे किन किन एरियाज में R&D पॉसिबल है और उन R&D के तहत जो है पिलानी के लोग जो है क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके जॉइंट पेटेंट सिस्टम जो है डेवलप करा सकते हैं। जलोरा साहब आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? नहीं सर, मेरा जलोरा साहब, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट करिए। अब आ रही है। जब हमने पेटेंट फाइल किए थे तब कुछ इसकी गाइडलाइन होती है कि किस किस चीज का पेटेंट हो सकता है और किसका पेटेंट नहीं हो सकता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। समता पावर के कोई ऐसा आइटम है जिसका पेटेंट या ट्रेडमार्क हो सकता है हो सकता आपके हिसाब से? ट्रेडमार्क अलग है और पेटेंट होना अलग बात है, दोनों। तो समता पावर का ट्रेडमार्क तो आप जरूर करवा सकते हैं, लेकिन पेटेंट के लिए आपको एक स्पेसिफिक इन्वेंशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने कुछ ऐसा ये नया किया है जो हमारी सोच और हमारे काम से निकला है और वो बिल्कुल यूनिक है। और उसकी कुछ गाइडलाइन होती है जो नेशनल फेवर में हो या किसी जनरल कम्युनिटी के कुछ गाइडलाइंस हैं, वो परंपरागत नहीं है। ऐसी 5-6 गाइडलाइन है, उसको देखते हुए उस यूनिक आइडिया को, यूनिक काम को पेटेंट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने पेटेंट का बताया होगा तब उन्होंने ये भी बताया होगा कि किस किस बात का पेटेंट हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे वो बताए थे। तो वो गाइडलाइन के हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि क्या क्या यूनिक या इनोवेशन हमने किया है जिसको हम पेटेंट करवा सकते हैं। और कितना खर्चा पड़ता है जैसे कि कोई पेटेंट कराता है, आपको आइडिया हो तो? सर अभी मेरे को काफी टाइम हो गया क्योंकि हमारे पेटेंट जो किए थे वो तो एक यूके से होते थे, यूके अटॉर्नी करते थे। हम तो आइडिया और उसका डिस्क्रिप्शन लिख के देते थे और उसके अंदर पेटेंट क्या है, पेटेंट का कवरेज क्या है और पेटेंट के क्लेम्स क्या हैं, वो फिर वो अटॉर्नी लिखते हैं कि आपके क्लेम्स क्या हैं। क्लेम्स एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है पेटेंट्स के लिए, जिससे ये पता लगता है कि पेटेंट क्या क्या करेगा, पेटेंट में क्या चीज कवर है और कौन दूसरा उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। तो अपन और आगे चर्चा करें सर इससे थोड़ा डिटेल में, तब मेरे भी समझ में आएगा, तो मैं ज्यादा इनपुट दे पाऊंगा। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस पे पूरा ब्रीफली अपना समता पावर के कोई आइटम्स जो हमारे और सर, तो कोई आइटम्स ज्वाइन, कोई आइटम्स ऐसे हैं क्या जिन पे हम पेटेंट? हेलो हेलो अग्रवाल साहब, मैं इसके ट्रेड की जो आप बात कर रहे हो ना, कभी अपना समता पावर का वो क्या ट्रेडिंग ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेडमार्क से क्या एडवांटेज होने वाला है समता पावर को। और ट्रेडमार्क तो मोस्टली दो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिनका दो जो है कनेक्टेड विद सम बिजनेस,
We are not connected with any business. We are a consultant and NGO company. तो ट्रेडमार्क का मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरत है इसमें, अपन ट्रेडमार्क नहीं और करा रहे। ट्रेडमार्क से एडवांटेज क्या होंगे? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है। हम नहीं लोग नहीं, ट्रेडमार्क के बारे में नहीं, पेटेंट वाली बात तो कोई अपने रिलेटेड ही नहीं है कोई, क्योंकि अपने ऐसा कोई नया, जैसे आपने सुरेंद्र जी ने बताया, वो उसमें एलिजिबिलिटी नहीं बनती है अपनी पेटेंट के लिए। तो और ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क का भी मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि इसका औचित्य क्या है। समता पावर, व्हाई शुड वी गो फॉर अ ट्रेडमार्क ठीक है, आपका व्हेन कहना वी आर सही नॉट है। कनेक्टेड विद एनी बिजनेस? ट्रेडमार्क का यूज क्या है और ट्रेडमार्क हम ले भी सकते हैं या नहीं, अभी तो यही डाउट है, क्योंकि एनजीओ कंपनी हाँ को मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क मिलता ही नहीं है। हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन हमारा पेटेंट का जहां तक सवाल है, अगर हमारी हम्म, सहपाठी कंपनी और हम पिलानी वालों के साथ मिलकर के कुछ सब कर सकते हैं, तो इस बारे में विचार बाद में कर सकते हैं। अगर कुछ अपना ऐसा कोई कोई अपन ऐसे आइटम डेवलप कर, कुछ ऐसी अपन टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जो एक्सक्लूसिव है, जिसमें अपना रोल हो सकता है। जैसे अपने ये कर रहे हैं, अपने साथी गोपाल सोमानी जी कर रहे हैं, या सुरेंद्र जी कर रहे हैं, जो अपने से एसोसिएटेड है, तो उनको बीइंग पिलानी के अपना हब होते हुए वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम। बोलिया जी। और और करना चाहिए सर, बाद में थोड़ा और समझ के, डिटेल में समझ के, और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज है हाँ, और पहले उसका रिलेवेंस क्या है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, रादर देन एकदम अभी की किस किस के ऊपर हम कर सकते हैं। तो इनका, भावेश जी का भी पॉइंट बिल्कुल सही है कि ट्रेडमार्क की जगह आपको कॉपीराइट, अगर कोई ऐसा है, समता पावर का नाम है, तो आप उसका रजिस्टर करा सकते हो, कॉपीराइट कर सकते हो। हाँ, तो आपके पास में कॉपीराइट रहता है, ट्रेडमार्क रहता है, और पेटेंट रहता है। ये सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग बातें हैं, जो आपके रिलेवेंस जैसा है वैसा आप यूज कर सकते हैं। जयपुर में सर अभी 2-3 अटॉर्नीज हैं जो पेट्रोल काम करते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो मेरा ये है कि समता पावर को ब्रांड का, एज ए समता पावर ब्रांड का तो आप मिल सकते हैं, लेकिन और जो पेटेंट है जितने भी, सपोज मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ, ये मैन्युफैक्चरर पिलानी से डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें समता पावर का नाम कैसे जुड़ेगा? पेटेंट बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। पिलाने वाले सर आपको गाइडलाइंस वगैरह और वो देते हाँ, नवीन जी भी आ गए। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सोमानी साहब को भी, निभावत जी को भी, और पीछे हमारे विजय जी बैठे हुए हैं, उनको भी। बोलिया जी बैठे हैं। हाँ, ये इधर बैठे हुए। बोलिया जी थोड़े छुप गए इनके पीछे। पीछे पीछे बैठेंगे, देखिए। नवीन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ठीक सर, वो हमारा बिट्स पिलाने वालों से एमओयू का कई टाइम से चल रहा है, और आज तो भी 10 मिनट पहले ही बात हुई है। फाइनली हम उनके डायरेक्टर से बात करके, क्योंकि 3 एमओयू एक साथ होने हैं। एक सोमानी साहब का हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का इशू है। एक ईशान वालों का है, ईशान सोलर के नाम से कंपनी है, उनका कोई पैनल में इम्प्रूवमेंट्स के बारे में और अपना एक जनरल सोलर सोलर टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट ग्रिड, वो 3 इश्यूज अपने हैं। तो उस पे वो एमओयू मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में साइन हो जाना चाहिए, जैसा कि दोनों तरफ से फाइनलाइज हो गया। अब खाली साइनिंग डेट और उसका बात है। तो मेरे ख्याल से वो सारा आपको पहले दिखाई दिया था, उसमें कोई ऐसा हाँ हाँ, चीज नहीं है जिसमें अपने पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आते हो या कोई लीगल हर्डल्स आते हो। तो मेरे ख्याल से समता पावर के लिए तो ये अच्छी बड़ी बात है कि भाई बिट्स पिलानी से कुछ टेक्नोलॉजी में अपन एमएसएमईज को अगर के साथ जोड़ करके कुछ उनका R&D करवा पाए तो अच्छी बात है। इस बारे में मेरी सीआईआई में भी बात हुई है और फीके में भी बात हुई है। दोनों लोग एक एक मीटिंग बिट्स पिलाने वालों की करवा देंगे एमएसएमई के संदर्भ में, और उनमें जिन लोगों को कोई टेक्नोलॉजिकल गैप्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो उनसे उनकी डिस्कशंस करा करके, जैसे अपन ने उस समय मीटिंग की तो ग्रीन हाइड्रोजन का सोमानी साहब ने किया है और ईशान वाले ने उसका किया है। इसी तरह से कई इश्यूज हैं
वेस्टेज ऑफ पैनल्स का भी इश्यू है, इन्वर्टर का भी इश्यू है, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कई फिल्टर्स बनवाने का भी एक इश्यू है कि भाई ये इन्वर्टर के अंदर अगर हार्मोनिक फिल्टर्स बन लग जाते हैं तो इसकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है विद इम्प्रूव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। क्योंकि अभी जो इक्विपमेंट आ रहे हैं सारे चाइना से आ रहे हैं और वो उनकी कॉस्ट इज द मेन फैक्टर, तो उसकी वजह से 5 साल के अंदर लाइफ उनकी खत्म हो जाती है। तो इस बारे में भी डिस्कशंस और गैप्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो अपना एमओयू करना और फिर उनकी आगे मीटिंग्स कराना समता पावर के लिए एक अच्छी बात रहेगी। तो आप सब मैंने लोग की जानकारी देना चाह रहा था, और कुछ कहना तो बताएं। मैंने सर अपनी उस लास्ट मीटिंग के बाद में मैंने भी बिट्स पिलानी के साथ में एक मीटिंग किया था। जी और हम जिस कंपनी में अभी कंसल्टेंसी कर रहे हैं उस कंपनी के साथ में उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ में बिट्स पिलानी विजिट किया था। जी और उनको भी एक एमओयू के लिए पेपर दे रखा है। तो जी। वो बिट्स पिलानी की तरफ से ओके होने के बाद में फिर वो एमओयू साइन होगा। तो उसको भी हमारे समता पावर से जोड़ो साहब, क्योंकि हमने हाँ हमने उनको ये दिखा रखा है कि जो हमारे आप आज के साथ जुड़े हैं वो सब, मतलब हमारा रोल सिर्फ ये है कि भाई समता पावर रो आज कैटलिस्ट इन दिस मैच जी, मेकिंग। इसी उसी संदर्भ में ही हमने कहा कि समता पावर ने तो इनिशिएटिव लिया है और उसके बाद हमको रास्ता मिला है, तो मैं आपको जोड़ रहा हूँ कंपनी से, बीट्स पिलानी को मैं कंपनियों से जोड़ रहा हूँ। जी जी। तो पहला स्टेप ये एक हमने बीट्स पिलानी के साथ में तो एमओयू ये साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट दिया है उनको, उनका कुछ अपनी कंपनी किस करेक्शन नाम है। से सर? जी, तो आपकी कंसल्टेंसी किस फर्म से है? उनका है सर किम्बल टेक्नोलॉजीज करके है। जी। और आइटम क्या है? स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो। स्मार्ट मीटरिंग है। स्मार्ट मीटरिंग में हम लोगों ने जीनस विजिट किया था, 4-5 लोगों ने, और जी उनका R&D डिपार्टमेंट भी देखा था। जी और उनसे काफी डिटेल में IC अग्रवाल जो उनके चेयरमैन है उनसे काफी देर बात भी हुई थी, 3-4 घंटे। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ 300 लोग इसमें R&D में काम कर रहे हैं स्मार्ट मीटरिंग में। और जी। जैसा नमस्कार कि सनाडिया साहब। है सर, जीनस जीनस। सनाडिया साहब आ गए। सनाडिया साहब नमस्कार। नाडा साहब नमस्कार, आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं? ऑडियो से कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। वीडियो पे तो दिख रहे हैं, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अभी इनका। वीडियो भी नहीं हाँ दिख रहा। साहब, हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सनाडे साहब। हाँ नमस्कार। मैं वहाँ वैली में से आप बाहर आ द्वारा गया। में बैठे हुए हो, अच्छी बात है। श्री कृष्ण के वहां श्रीनाथ जी क्या बैठे हुए हो, आपको नमस्कार। हाँ नहीं, श्रीनाथ जी यहाँ भी एक वैली के बीच में तो आप निकल गए हो पहाड़ी से बाहर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, प्रसाद लेके आना था सबके लिए भगवान का, श्रीनाथ जी का प्रसाद। आज की मीटिंग में ये भी जोड़ दिया है कि श्रीनाथ जी का प्रसाद लाएंगे और सबको खिलाएंगे सर। अच्छा अच्छा। और सर एक हमारा मीटिंग यहाँ नाथद्वारा में करेंगे। हाँ, नाथद्वारा में भी कर सकते हैं। हाँ, कम से कम 2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे यहाँ। बोलिया जी का व्यू था कि अगली मीटिंग जोधपुर में करे था। बोलिया जी का व्यू था कि एक मीटिंग जोधपुर में नहीं हुई, हाँ नहीं, जोधपुर भी करो और नाथद्वारा भी करो। वो भी डिस्कस करके फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक। जी। अब जो मेन अपना आज का एक तो इशू ये है कि भाई अपन समता पावर की एक्टिविटीज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए EA के सजेशन बोलिया जी का था कि भाई आप उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में और अलवर भिवाड़ी में के सब जगह मीटिंग करो और वहां के लोगों को इनवाइट करो जो भी इंटरेस्टेड है उनको। और उसमें फिर अपना समता पावर का रोल, जैसे समता पावर का इन्होंने लघु उद्योग भारती को जोड़ा है जिसमें कम से कम 8,000 इंडस्ट्रीज हैं। ऐसे ही इन्होंने अभी जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, मिस्टर NK जैन, उनके वो भी मेरे को मिले थे। वो भी कनाडे आपने बोलिया साहब को उन्होंने भी समता पावर के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने अपनी वर्किंग कमेटी में ले रखा, एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान में भी। तो थोड़ा थोड़ी एक बात लोगों से अपनी समता पावर की ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावर सेक्टर के बारे में लोगों को कोई भी हर्डल्स हैं तो वो अपन अगर जुड़ते हैं तो काफी फायदा मिल सकता है जो स्टेक होल्डर्स हैं।
तो मेरा यही ख्याल है कि अगर हम एक एक जगह पे मीटिंग कर देंगे तो उसका एडवांटेज हमको मिलेगा और लोग इसमें जुड़ेंगे, इंडस्ट्री को, स्टेक होल्डर को, कंज्यूमर को, सबको इससे फायदा मिल सकता है। तो इसमें आपका व्यू क्या है सब माथुर साहब, पीसी माथुर साहब? जोधपुर में मीटिंग कब रखते हैं? जोधपुर की मीटिंग कब रख सकते हैं? कहाँ पर? जोधपुर की मीटिंग कब रख जोधपुर सकते में हैं? अभी आप नेक्स्ट मीटिंग जोधपुर ही रखो ना। हाँ हाँ, कब रख सकते हैं? जोधपुर में आप अप्रैल में, अप्रैल में? बहुत गर्मी नहीं हो जाएगी जोधपुर में? तो अर्लीस्ट रखना चाहते हैं तो मार्च में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये डिसाइड कर लेते हैं डेट आपसे मिल करके, मार्च के लास्ट हाँ में। ठीक बात है, ठीक बात। ठीक है विपिन जी, मार्च ठीक में है? हाँ बिल्कुल जो भी बिल्कुल कन्वीनियंट डेट होगी बता देंगे आपको। कर लेंगे। ठीक है सर। और लास्ट अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन सर आज का जो है, वो सोमानी जी को भी मैंने खास तौर से निवेदन किया, नवीन जी को भी किया। ये जो 1 करोड़ सोलर कनेक्शंस देने का, 300 यूनिट फ्री देने का जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है, उसमें इस साल के बजट में राजस्थान वालों ने 5 लाख कनेक्शंस देने का टारगेट किया है। अब उसमें आप अपने अपने सब लोग अपने व्यूज बताएं कि राजस्थान को कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, कि इसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, ये 5 लाख का जो टारगेट है ये मतलब कितना फीजिबल है, क्योंकि अभी तो खाली 20-30 हजार कनेक्शन हैं और 5 लाख एक साल में देना, उसमें अलग से एक अथॉरिटी बना रहे, बताए जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई डिस्कॉम एक अलग अथॉरिटी बनाएगा, मतलब गवर्नमेंट बनाएगी जो इसी को खाली मॉनिटर करेगी कि 5 लाख कनेक्शन हो। तो सबसे पहले तो मैं सोमानी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने व्यूज इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखें कि भाई ये 5 लाख का जो राजस्थान का टारगेट है और जिसमें 300 यूनिट फ्री देने का इनका व्यू है, और 100% फाइनेंस either by subsidy or by loan will be done by the PSU, और PSU ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उसमें आपका क्या व्यू है, कैसा? फिर मैं सुरेंद्र जी से व्यू लेऊंगा, उसके बाद नवीन जी से व्यू लेऊंगा, क्योंकि नवीन जी को जाना भी है, 1 बजे कोई मेहमान आने वाले हैं घर पे, तो नवीन जी का इसके बाद ले लेंगे। फिर बताएं। नमस्कार साहब, सभी साथियों को। ये सरकार ने जो घोषणा की है, उसका मेन कारण ये रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग रूफटॉप, ये जो टारगेट्स थे 40 गीगावाट टारगेट में करीब करीब 12 से 15% का अचीवमेंट हुआ। बाकी की कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन अभी होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर सेक्टर में टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एक कुसुम योजना निकाली थी, और उसमें 3-4 जो कंपोनेंट्स हैं, सोलर पंप्स का, डिस्ट्रीब्यूटेड का, ओपन एक्सेस का, जो भी उसमें कंपोनेंट्स थे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में भी प्रोग्रेस और अचीवमेंट में काफी सुधार हुआ। तो सारी व्यवस्थाओं का वो टारगेट इस तरह से भी पीएम ऑफिस में जो फीडबैक गया है, उसमें मेन चीज ये की गई कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो लोग जो है इसको डिस्करेज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलपमेंट में डिस्करेज कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है कि साहब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि सारे हिंदुस्तान में इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतने कनेक्शन आपको देने हैं ताकि इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को 300 यूनिट फ्री मिले। अब उसका आगे की व्यवस्थाओं में क्या पॉलिसी रहेगी, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को किस तरह से अपना डेवलप करके इसको अचीव करना है, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए अभी गाइडलाइंस ड्राफ्ट स्टेज पे है। वो
ऐसा लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में वो सारी गाइडलाइंस एमएनआरई के माध्यम से सारे स्टेट गवर्नमेंट को निकल जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को निकलने के साथ ही उसमें सब्सिडी का प्रोविजन, एग्जीक्यूशन का प्रोविजन, अगर किसी को फंडिंग की जरूरत है तो फंडिंग, जो भी आरईसी, पीएफसी और इरेला जो कंपनीज है वो लोग फंडिंग करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं का जितना भी बाबू का फोन आ गया हो। काम है, ये अभी कुछ स्टेज पे है कि अभी शाम को प्रोग्राम के लिए इसको इम्प्लीमेंट सबको करना है। लेके आना है। यहाँ से जो फीडबैक मेरे को मिला है उसमें यह है कि हर एक जोन में, जोधपुर है, आपके जयपुर है, अजमेर है, श्याम बाबू यही होगा। मैंने जो है सोलर का काम देखेंगे। सोलर अड्डू बापू ने परसों आया क्या? आज रात्रि जो कहाँ है? हाँ, भगवती जी आप म्यूट करिए, ऑडियो म्यूट करिए। बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर दें। इसमें जो एक कंपोनेंट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी अपनी एनालिसिस है और अपने व्यूज है, और इसमें मैं सभी का यह कि जो एक कंपोनेंट इसकी कुसुम स्कीम में जो एक कंपोनेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर्स को सोलराइजेशन करके और उनके माध्यम से रूरल डेवलपमेंट के लिए जो करनी है, चाहे आप एग्रीकल्चर कनेक्शन लीजिए, चाहे आप डोमेस्टिक कनेक्शन लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करिए, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं करती है उसमें यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स पे 11 केवी लाइन के जो भी 11 केवी लाइन के जो भी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी वो एग्जिस्टेंस में रहता है। केवल एक जमीन का आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट की जगह पे भी जमीन मिलती है, वह जमीन लेके 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के जो प्लांट्स है डिस्ट्रीब्यूशन फीडर पे डाल के और उनको 33 केवी के सबस्टेशन तक लाया जाए, और 33 केवी के सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, ग्रिड सिस्टम को सोलर से स्टेबल करने के लिए वहाँ पे कुछ स्टोरेज का प्रावधान किया जाए। ये काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर खुद अपने हाथ में ले ले तो मेरे ख्याल से अगले 2 साल में, 3 साल में ये जितनी भी रूरल की समस्याएं हैं, फ्री बिजली देने की जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, इसमें काफी मदद मिलेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बजट उनको नहीं मिलता है, फ्री बिजली उनको देनी होती है, इन सारी व्यवस्थाओं में ये चीज अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो मैंने अभी असेसमेंट करके जो कैलकुलेशन किया है, सोलर पैनल की जो प्राइस है, पैनल्स का वाटेज बढ़ गया है, 780 वाट तक की जो पैनल्स आने लग गई है, और आज की तारीख में जो कॉस्ट उसकी आ रही है 14 रुपए से 16 रुपए के बीच में पर वाट की जो कॉस्ट आ रही है, तो 30 रुपए से 15-16 रुपए जो कॉस्ट हो गई है, इससे जो जनरेशन की जो कॉस्ट आएगी वो मेरे ख्याल से अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लो कॉस्ट पे अगर फंडिंग मिल जाती है 20 साल के लिए, 22 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो प्रॉब्ली ये 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिल सकता है। अगर इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर अपना पूरा मानस बना ले और जितने भी फीडर्स हैं खुद अपने सोलर प्लांट लगा के और उनको बिजली देने की व्यवस्था कर लें, तो सारी रूरल एरियाज में जो है ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और जो जनरेशन के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट का काम है, एनर्जी सिक्योरिटी का जो काम है, ये चीजें भी एड्रेस हो जाएगी। इस पे मैं समता पावर का जो भी प्लेटफॉर्म है सबकी राय जानना चाहूंगा। इसके कॉस्ट इकोनॉमिक्स वर्कआउट करके एक मॉडलिटी तैयार की जाए और कम से कम हर गांव में जो है एक एक फिगर को किया जाए, तो प्रॉब्ली सक्सेस जो है आगे
अपने आप रास्ता पकड़ लेंगे। मैं सोमानी साहब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार डिस्कशंस हुए और इनका ये कहना था कि भाई प्रयास एनर्जी ग्रुप ने एक ऐसा ही मॉडल महाराष्ट्र के लिए तैयार किया है। तो बोलिया जी ने मेरे ख्याल से मैडम जो थी उनसे बात भी की थी, उसने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया है। और जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टोरेज अगर 30% ऐड करते हैं हर एक 3311 GSS पे लैंड ले करके, अगर मान लो जहां भी कुछ उनका प्रोजेक्ट आ रहा है वहां उनके साथ में अगर ऐसा जिसको हम अपनी तरफ से ऐड करती है तो उसमें कॉस्ट ऑफ जनरेशन टोटल क्या पड़ेगी, और अभी जैसे उनको कुसुम वालों को दे रहे हैं उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभी कुसुम की जो नई रेट्स आ रही है, जो नए टेंडर्स किए हैं अभी PWC वालों की, एक सोलर इंडिया की एग्जीबिशन यहाँ हुई थी तो उसमें मैं भी गया था। तो वहाँ पे सारे लोग थे, उनसे बात हुई, PWC के लोग भी थे जो उनका टेक्निकल काम देख रहे हैं PWC वाले। वो कहते सब नई रेट हमारी अभी कम आ रही है, 2.90 के आसपास आ रही है, 2 रुपए 90 पैसे हमारी सोलर के लिए। और ये जो कुसुम योजना है उसमें पहले 3 रुपए 50 पैसे पैनल की कॉस्ट कम हो गई है, तो इस वजह से 2 रुपए 90 की कॉस्ट आ रही है। तो इसमें अगर एडिशनली जैसा सोमानी साहब ने बताया है, और मैं भी इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर स्टोरेज 30% साथ लग जाता है तो जो और रूरल की जो आपके कुसुम में भी अमेंडमेंट कर करके इन्होंने जो सोलराइजेशन ऑफ फीडर्स है उसमें एडिशन कर दिया कि भाई आप मिक्स्ड लोड दे सकते हो। पहले तो खाली एग्रीकल्चर लोड का मामला था, अब उन्होंने मिक्स लोड अलाउ कर दिया। तो मिक्स लोड अगर अलाउ करते हो तो 24 आवर सप्लाई में तो ग्रिड की सप्लाई जाएगी। तो इसलिए अगर उसमें एडिशन अगर स्टोरेज का होता है और उसका एडवांटेज दे करके अगर ले सकते हैं तो दैट उससे काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो इस बारे में मैं सबसे पहले नवीन अरोड़ा जी जो इन्होंने काफी स्टडी की है, और कल इन्होंने मेरे को एक जो अगर हम 24/7 सप्लाई रखते हैं स्टोरेज के थ्रू तो उसकी हर एक स्टेट में विंड एनर्जी की क्या पोजीशन है, सोलर की क्या पोजीशन है और उसकी क्या कॉस्टिंग इंक्रीज होती है, उस पर एक पूरा नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टडी कराई वो भेजा है। तो मैं नवीन अरोड़ा जी से चाहूंगा कि वो इस बारे में अपने व्यूज बताएं, और ये पूरा एक जो अपना 1 करोड़ और 5 लाख राजस्थान के लिए है इस बारे में उनके क्या व्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं बताएं, जिससे कि हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को MNRE तो जो गाइडलाइंस देगी पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs करेंगे या यहाँ के वेंडर्स करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपना लेवल पे टेंडर इशू करेगी, क्या इशू क्या रहेंगे। नवीन जी। हाँ, नमस्कार साहब। एक ये पहले अपन इसको लेते हैं PM। नवीन जी एक सेकंड कोई इन्फॉर्मेशन और दे रहे होता है कि ग्रिड सब्सटेशन पे स्टोरेज के प्रोविजन के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज में जो फीडर करके जो बिजली जनरेशन जो होगी प्रोविजन है पर यूनिट के बेसिस पे 5 साल के लिए। दूसरा स्टोरेज के लिए जो है कम से कम मेरे को जहाँ तक ख्याल है 50% कॉस्ट की जो है सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर लगाती है तो 50% कैपिटल सब्सिडी आती है। इन सब्सिडीज का अगर हम प्रोविजन करके और कोई मॉडल तैयार करके अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने जो कैलकुलेशन किया उसमें 3 रुपए 10 पैसे से लगा के 3 रुपए 50 पैसे तक में 25 साल तक की बिजली का प्रावधान जो है रूरल एरिया में मिल सकता है। नवीन जी बताएं सर, हमका ये कह रहा है कि 3 रुपए 50 पैसे तक कॉस्टिंग आ सकती है। देखो अब वो पहले बाद में ले लेते हैं, पहले एक एक इशू ले लेते हैं सर, क्योंकि पहला आपका जो आज का जो इशू था वो एक्चुअल में ये तो बीच में आ गया। अदरवाइज आपका जो था ये अपना सूर्योदय योजना थी, PM सूर्योदय योजना। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं कि अभी तो इसकी एक तो गाइडलाइंस आ रही है, लेकिन बीच बीच में जो रोज जो लोगों के क्लैरिफिकेशंस हैं, लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, उसके लिए RK सिंह जी क्या है कि रोज कुछ ना कुछ क्या है कि टीवी पे चैनल पे इंटरव्यूज दे रहे हैं और एवरी डे वट एवर ही सेज उसमें नया कोई एडिशन लाते हैं। ये देख के कि जो पब्लिक अभी
अपने जैसे प्लेटफॉर्म पे जो चर्चा कर रही है उनको सुन के वो फिर नई एक चैनल को देते हैं। तो ये जो 1 करोड़ का अपन बात करते हैं, तो मैं अभी इसमें चैलेंजेस की बात में करूंगा। पहले ये था कि भाई इसको आइडेंटिफिकेशन जो 300 यूनिट वाला है वो कौन है, तो उसको उन्होंने एक बात ये क्लियर कर दी कि भाई जो पीएम आवास योजना वाले जो लोग आ गए हैं, जो कि 2 करोड़ मकान हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनमें करेंगे। अभी अपन इसके चैलेंजेस में नहीं जा रहे कि पीएम आवास योजना वालों के पास छत भी होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन है उनका कि पीएम आवास योजना है, और पीएम आवास योजना में अगर कोई कॉन्स्टेंट्स आए तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के वो जाएंगे जिनके की 300 यूनिट से कम है। अब सेकेंडली जो चीज इसमें आती है कि सीपीयू इसमें लगाएंगी, 60% गवर्नमेंट अपफ्रंट देगी, 40% वो सॉफ्ट टर्न आरईसी इनको लोन देगी, जो उन्होंने 1.2 बिलियन जो उन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है पावर सेक्टर इनको सीपीयूज को। अब उसके अंदर ये है कि इन्होंने कहा है कि डबल द कैपेसिटी लगाएंगे, नेचुरल डबल द कैपेसिटी लगाएंगे जब 10 साल में जाकर इनकी, जैसे मान लो किसी का अगर 200 किलोवाट का 300 यूनिट का है तो 2.5 किलोवाट का तो मिनिमम चाहिए उसके लिए, क्योंकि 2.5 किलोवाट में 10 यूनिट आएगी और 30 दिन के अंदर 300 आएगी, तो 5 किलोवाट का लगेगा। तो वो चैलेंजेस अलग है कि भाई 5 किलोवाट के लिए मान लो आज पैनल साइज बढ़ गया है, वाटेज बढ़ गई है, 680 की भी आ गई है, 535 की भी है, पहले 330 पे चलती थी। तो 80 स्क्वायर फीट 90 स्क्वायर फीट तो आज भी एरिया चाहिए। तो आज 400-500 स्क्वायर फीट को लेके वो किसी पे मिलेगी, उस ग्रुप वाले पे नहीं मिलेगी, ये एक अलग चैलेंजेस है। दूसरा, जो आप ये कह रहे हो कि 300 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, तो ये तो एक लिक्विडेटिव वो दिया है इन्होंने कि मेरी छत का किराया आप दे रहे हो, अगर मेरे 200 यूनिट का खर्चा आ रहा है तो मैं 8 रुपए भी राजस्थान की पकड़ूं तो डोमेस्टिक में 8 रुपए 35 पैसे आती है, तो 1600 रुपए। तो आप मेरी 400 स्क्वायर फीट की छत को कब्जा करके 1600 रुपए दे रहे हो, तो मैं उसकी जगह को 3 लाख रुपए लेके कहीं से उस पर 2 कमरे और एक लैट्रिन बाथरूम बना दूंगा तो ही मुझे 1700 रुपए 17,000 रुपए 15,000 रुपए मिल जाएंगे या 12,000 मिल जाएंगे। तो ये एक अनदर इशू है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज कि 10 साल के लिए उसको राइट चले जाएंगे, वो बेच नहीं सकता, वो अलग है। अब अपन ये सब चीजें बाद में बात करेंगे जब ये आ जाएगा। अब जैसे राजस्थान का टारगेट आपने कहा कि भाई बजट में इन्होंने 5 लाख का रखा है, पीरियड अभी है, जब बजट है तो नेचुरल 1 साल का है। भारत सरकार ने तभी 1 करोड़ का बोला है, ये नहीं बोला है कि 1 साल में करेंगे 2 साल में करेंगे, क्योंकि जब आपका रूफटॉप की स्कीम जो है 2000 में आई हुई थी, 2015 में आई, उसके बाद 2019 में आरटीएस फेज सेकंड आया, जिसमें कि 4 गीगावाट का इनका टारगेट था डोमेस्टिक का, जो कि आज सिर्फ 3 गीगावाट तक भी नहीं आया पूरे इंडिया के अंदर। 6 लाख लगे हैं, मतलब आप देखो 15 से लेकर 19 ये 23 आ गई, अभी आपके डोमेस्टिक के अंदर एज ऑन डेट 6 लाख समथिंग है पूरे इंडिया के अंदर। राजस्थान की बात करूं तो 25,000 है, टारगेट हमने रखा है 5 लाख। आज की तारीख में जो वेंडर रजिस्टर्ड हैं तीनों डिस्कॉम में जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी वाला इम्पेनलमेंट वाले से ही कराना है, तो 354 है आज की तारीख में वेंडर जो एनलिस्टेड है। एक मान लो सीपीएसयू और आ गया इसके अंदर, उसको और जोड़ लो। अगर अपन ये मान रहे हैं कि भाई आरटीएस तो अलग चलेगी, वो अलग स्कीम है जो कि उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, पीएम आवास योजना में या 300 यूनिट के अंदर जो इनकम ग्रुप ये कोई लाते हैं, तो आरटीएस फेज सेकंड तो ऑटोमेटिक चलेगा, जिसके अंदर अभी इन्होंने 18,000 रुपए कर दिए, और ये दूसरा कार्यक्रम आ गया पीएम। तो देयर इज अ 2 मैकेनिज्म, 1 फॉर फ्री एंड 1 इज कंट्रीब्यूटेड बाय द बेनिफिशियरी। तो 350 में अगर आपके पास आदमी है, इम्पेनल वेंडर है, और सीपीयू मान लो 10-5 को और कर लेता है, तो अगर आप ये लगाओ इसको कि अगर हर वेंडर से 400 वेंडर हो जाते हैं, वो रोज 1 प्लांट भी लगाएं, कमीशन करते हैं अपन ये माने, तो 4 साल में लगते हैं ये, और 2 प्लांट कमीशन करें 1 दिन के अंदर हर वेंडर, तो 2 साल में लगेंगे। तो एक तो ये मुद्दा है इसके अंदर कि भाई आप इतना 2 साल में कर कैसे लोगे जब आपने अभी तक नहीं करा। तीसरा, आप सप्लाई चेन देखो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वर्टर चाहिए, पैनल चाहिए, आपके वायरिंग चाहिए, बैलेंस ऑफ सिस्टम चाहिए। इतनी सप्लाई चेन इंडिया के अंदर अभी है ही नहीं। अभी मैं आपके आने से पहले मैं देख रहा था कि एज ऑन डेट 31/12 की हमारी कैपेसिटी क्या है ऑल ओवर इंडिया की। 11 सोलर मॉड्यूल तो आपके हैं 50 गीगावाट के, और सोलर सेल बनती है आपकी सिर्फ 6 गीगावाट। आपने कंडीशन डाल रखी है इसके अंदर कि भाई जो सब्सिडी प्रोजेक्ट है, आरटीएस हो चाहे ये सूर्य योजना हो, इसके अंदर एएलएम
और डीसीआर कंटेंट चाहिए। जब डीसीआर के मेरी रिक्वायर आज प्रोडक्शन कैपेसिटी डोमेस्टिक की 6 गीगावाट है और 1 करोड़ को अगर मैं आप जोड़ रहे हो, मैं अभी आरटीए सेकंड में नहीं जा रहा हूं, अगर मैं इसमें मिनिमम 2 किलोवाट भी मान लो 2 या 3 किलोवाट तो एवरेज लगेगा। मान लो 100 यूनिट वाला हो, 200 वाला हो, एक एवरेज 3 किलोवाट पकड़ ले हैं तो 30 गीगावाट तो यही हो गया आपका। तो 30 गीगावाट की आपकी सोलर की सेल की कैपेसिटी नहीं है और आपने कंडीशन डाल रखी है इंडिजिनस कंपोनेंट होगा। तो वी हैव टू एनहांस द सोलर सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी। मॉड्यूल की तो है, लेकिन मॉड्यूल तो जब बनेगा ना जब सेल हो, सेल आएगी, गिलास आएगा, लेकिन सेल का इतना प्रोडक्शन ही नहीं है। तो इसमें ये जो सारी चीजें हैं और बाकी जो टीथिंग इश्यूज, जो छत है नहीं है, बेच दूंगा मकान तो क्या होगा, वो सीपीयू अपने कहते करेगा। दूसरा, सीपीयू किससे कराएगा? सीपीयू को खुद को भी वेंडर, जो अभी जो वेंडर चल रहे हैं, जो वेंडरों के मन में है कि भाई हम जो नेशनल पोर्टल पे या डिस्कॉम के पोर्टल पे हम जो रजिस्टर्ड हैं, क्या हम सिर्फ एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर चौथ के मजदूर बन के रह जाएंगे और सीपीयू अपने आप से पैनल वैनल करके केवल इंस्टॉलर रखेगा? तो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बी, इसके अंदर बहुत चीजें हैं सर अभी, और बहुत हाई स्केल पे इसमें क्या है कि मास ऑल ओवर। अभी मैंने एक सोलर वेंडर्स की भी परसों मैंने एक वेबिनार अटेंड की थी। मनमान इसमें क्वेश्चंस हैं और हम ये मानते हैं कि भाई स्कीम एम्बिशियस है। अब आप जब सोलर करोगे, और अभी आपने जैसे देखा नेट मीटरिंग के अंदर आपने 500 किलोवाट से बढ़ा के इसको 1 मेगावाट कर दी, तो उस तरफ भी आदमी जाएगा। तो इतना जब पेनिट्रेशन होगा और उसको हम इंटरमीडिएट वाले को इंजेक्ट करेंगे ग्रिड में, और स्टोरेज की हम बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये तो एक स्टेज ऐसी आएगी, जो मेरा सोचना है, सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा वो बात की बात है, ये नाइटमेयर हो जाएगा हमें अगर इसको बैलेंसिंग नहीं की। अभी तो क्या है, इतनी चीज कम है तभी चैलेंजेस आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई आप बढ़ाओ। अभी मैं एक आपको उदाहरण और देता हूं कि 2023 में जून 23 के अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट लाए, मिनिस्ट्री ने, कंज्यूमर राइट्स के अंदर 2023 का अमेंडमेंट है एमओपी का, कि साहब 1 अप्रैल से, अब हमारे डिस्कॉम वाले क्या करते हैं क्या नहीं करा उन्होंने मुझे नहीं पता, 1 अप्रैल से उन्होंने कर दिया कि C&I के अंदर जो 10 किलोवाट से ज्यादा कनेक्शन उसमें टीओडी लाओ आप। इट इज मैंडेटरी, लेकिन अभी तक डिस्कॉम ने कोई टीओडी का तो लाया नहीं है। और C&I के अलावा अदर कैटेगरी हैं हम बल्क वाली, और उनका ये है कि 1 अप्रैल 25 से उनके लिए टीओडी लानी है। और टीओडी का उन्होंने वो भी बांध दिया है कि भाई क्या होगा कि सोलर आवर्स के अंदर तो आपको वो कह रहे हैं कि 20% रिबेट मिलेगी एवरी कैटेगरी के अंदर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो टीओडी का जो इन्होंने करा कि भाई सोलर आवर्स के अंदर तो आपको क्या है कि 20% रिबेट मिलेगी और एनी कैटेगरी, वेदर इट इज C&I, वेदर इट इज रेजिडेंशियल। और पीक आवर्स में जो है वो पेनल्टी लगेगी, उसके तो 20% C&I में और हमारे लगेगी 10% ऑफ द नॉर्मल टैरिफ। इट इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 25 other than C&I, and for C&I having load of 10 kilowatt, this tariff should be applicable from 1 अप्रैल choice। तो मतलब इसके लिए भी बेसिक करने का मतलब यही है कि आप सोलर पे जाओ, सोलर आवर में अपने यूज करो, ग्रिड से ले रहे हो तो आप 20% रिबेट ले लो, और अगर आप नहीं ले रहे हो उस टाइम आप उसमें कर रहे हो तो 20% आप C&I देगा और डोमेस्टिक वाला 10% देगा। तो इसमें क्या है कि ये अभी बहुत लग रहा है, एक बहुत ल्यूक्रेटिव है साहब, बहुत ज्यादा आ गया इसमें। देयर इज अ लॉट ऑफ टीथिंग इश्यूज व्हाइल इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम ऑफ दिस। 5 लाख का टारगेट नहीं हो सकता एक साथ, इतना वेंडरों का जो मैंने आपको बता दिया कि वेंडर सारे है और वेंडर आ नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीपीयू इसके अंदर डालना है तो उन्होंने कह के डाल दिया कि सर वेंडर की कैपेसिटी नहीं है, इनएडिक्वेट कैपेसिटी है। तो वो एक इशू है, अभी चल रहा है। अब आया दूसरा जो सोमानी जी ने कहा अभी कि भाई वो फीडर सोलराइजेशन वाला, तो फीडर सोलराइजेशन के डिस्कॉमों ने ऑलरेडी कुछ अवार्ड कर दिए 400 मेगावाट के, और 5000 मेगावाट के इनके अंडर प्रोसेस है अभी, जिसमें कि इनकी टैरिफ पहले गई थी 3 रुपए 26 पैसे से लेकर 3 रुपए 55 पैसे, विच इज
ऑन वेरी हायर साइड, नॉट हायर साइड, इट इज वेरी ऑन वेरी मच हायर साइड। और अभी जो इनका आया है नया टेंडर, वो आया है 2 रुपए 90 पैसे का। कल मैंने इनको बताया था अग्रवाल साहब आपको भी कि महाराष्ट्र में अभी हुआ है, मध्य प्रदेश में सॉरी, परसों ही बिड कंप्लीट हुई है, उसमें क्लस्टर के अंदर 2 रुपए 42 पैसे गई है। और ये मैंने भी कहा था पहले इनको कि भाई रादर टू फीडर सोलराइजेशन, आप एक एक सब स्टेशन का आप निकाल रहे हो, 1 मेगावाट का 1.5 मेगावाट का प्लांट, उसकी जगह आप अगर क्लस्टर बना के एक वेंडर को देते हो तो टैरिफ विल भी कम, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक स्केल एनहांस हो जाती है। तो क्लस्टर में भी गुजरात ने निकाला तो 2 रुपए 42 पैसे चली गई। हम इंडिविजुअल की निकाल रहे हैं, अगर वहीं के आसपास के अगर 10-15 ग्रिड को दे रहे हैं कि भाई इनमें एक लॉट बना देंगे, टैरिफ कम आ जाएगी, तो वो डिस्कॉम नहीं कर रहा है अभी। जबकि ये अभी एक लेटेस्ट गाइडलाइंस निकाली है इन्होंने कुसुम की, मैं आपको बता दूं सबको, अभी 4 दिन पहले ही निकाली है कि कुसुम में इतने अमेंडमेंट हो गए थे एबीसी के अंदर, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। टू अवॉइड दैट दे हैव इशूड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस सप्रेसिंग ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स। अभी इन्होंने 10 दिन पहले निकाली है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर कुसुम ए, बी एंड सी, जिसमें अब टारगेट भी बढ़ गया है। कुसुम ए का टारगेट 10 गीगावाट का है, जो कि अभी 143 मेगावाट तक ही लगी हुई है, तो ए तो फेल है इसकी। बी में इन्होंने क्या है कि 14 लाख रखे हैं ऑफ ग्रिड सोलर पंप जो कि डीजल से चलते हैं, और 35 लाख इन्होंने रखे हैं कुसुम सी में, जो कि फीडर सोलराइजेशन वाले पंप और इंडिविजुअल पंप। तो ये इन्होंने रखा है 35 गीगावाट का टोटल, जिसकी की डेट इन्होंने बढ़ के अब कर दी है 31 मार्च 2026। तो ये टारगेट को बढ़ाते जा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि वो चीज इसमें आ नहीं रही। तो और अल्टीमेटली इनको क्या है कि क्लस्टर में निकालना पड़ेगा विद सम स्टोरेज। तो ये भी हो गया क्लियरिटी में। मैंने वीडियो म्यूट कर दिया ना, वीडियो अब लास्ट की जो बात अभी आई, जो मैंने आपको कल बताई, अग्रवाल साहब को मैंने जो स्टडी भेजी है, अभी सीए ने करी है ये, जिसमें राजस्थान का भी इन्होंने लिया है। तो आरईआरटीसी के नॉर्म्स निकाले थे आज से 8 महीने पहले कि राउंड द क्लॉक आरई, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द बिड कि आप उसको, जो डेवलपर है वो उसको विथ स्टोरेज देता है या विदाउट स्टोरेज देता है, लेकिन उसको क्या है कि आपको वो देना पड़ेगा। आरईआरटीसी होगी, आरई पावर होगी, जिसके अंदर की क्या है कि मोर देन 51% जो होगी वो होगी, और उसकी अवेलेबिलिटी 90% होगी एवरी मंथ और एनुअली। तो कल जो अभी मैं देख रहा था, आरईएमसीएल कोई वो है इंस्टीट्यूट, उसने 750 मेगावाट का आरईआरटीसी का टेंडर किया, वो 4 रुपए 26 पैसे आया है सर विद स्टोरेज, 4 रुपए 26 पैसे 750 मेगावाट का। तो हम लोग क्यों नहीं, जब एक्सचेंज से लेते हैं यहाँ पे, तो हम ये देखेंगे भी साल भर का एक्सचेंज में हमने कितना पैसा खर्च किया 10 रुपए में। मैं पिछली बार का रिकॉर्ड देख रहा था इनका भी, लास्ट ईयर का, इसी साल का जो दिसंबर तक का, इस साल इन्होंने 3700 करोड़ रुपए की एक्सचेंज से बिजली खरीदी है, और उसके बाद भी हमने कट लगाया है। 3500 से ज्यादा करोड़ की आपने बिजली खरीदी एक्सचेंज से, फिर भी कट लगाया। अगर मैं उसकी इकोनॉमिक्स लगाऊं कि मैं 4 रुपए 26 पैसे या 5 रुपए के अंदर भी आरईआरटीसी अगर मेरे को मिलती, तो मैं डबल द बिजली लेता और कट भी नहीं लगती, क्वांटम भी मेरा बढ़ता। तो डिस्कॉम को, ऊर्जा विकास निगम को, जनरेशन को इस लाइंस में जाना पड़ेगा। अब ये जो सीए ने स्टडी की है, उसने राजस्थान की जो निकाली है, लुकिंग टू द नियर बाई विंड सोलर एंड हाइब्रिड, वो 6 रुपए के आसपास निकाली है, और बाकी लोगों की निकाली है उसने आई थिंक 4 रुपए 96 पैसे या 4 रुपए 37 पैसे। वो रिपोर्ट मेरी इनके पास है, अग्रवाल साहब के पास। तो मतलब आरईआरटीसी भी धीरे धीरे, स्टोरेज की भी अब कॉस्टिंग धीरे धीरे कम आ रही है, तो कॉस्ट इसमें इनको जाना पड़ेगा, वेदर इट इज फीडर सोलराइजेशन या तो डिसेंट्रलाइज पावर हो, चाहे सेंट्रलाइज्ड हो, चाहे रूफटॉप हो, एवरीवेयर यू हैव टू बी कुशन ऑफ, आपको ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नाइटमेयर बन जाएगा। 2-3-4 साल में धक्के दे देंगे कि भाई लगाओ लगाओ लगाओ, टीओडी ले आएंगे तो लगाओ, और इसकी प्लानिंग स्टोरेज की नहीं होगी प्रॉपर्ली, क्योंकि कोई 2030 तक की इनकी कोई प्लानिंग नहीं है अभी स्टोरेज का। बहुत कम स्टोरेज जो है सीए की, अगर आप एनर्जी पावर असेसमेंट की रिपोर्ट देखोगे इस बार, तो बहुत इनका वो नहीं है, 2030 के बाद का इनका वो लेते हैं स्टोरेज के अंदर ये। तो अग्रवाल साहब मेरा तो यही कहना है।
जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर? था कि लोगों को कुछ अर्बन की स्टडी करनी चाहिए। सोलर में बूम आया है, वो कंट्रीज है अमेरिका में, कैलिफोर्निया और पूरा जर्मनी। इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 90% सोलर लग चुका है। वहाँ एजुकेशन हुआ है, वहाँ पे वेंडर्स भी डेवलप हुए हैं, वेंडर्स ने जो है फंडिंग भी की है और सिस्टम बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स हैं वो बहुत खुश है। अब वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उनके मॉडलिटीज को भी अपने अगर स्टडी करे हैं, क्षमता पावर के अंदर प्रयास को उसमें शामिल करे हैं, तो उस कुछ अपने को गाइडलाइंस डेफिनेटली मिलेगी। एग्जीक्यूशन के लिए भी अपने को रास्ता मिलेगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में किस तरह के प्रावधान किए जाए, इसके लिए भी हम सजेशन तैयार कर सकते हैं। वेंडर्स किस तरह से फंडिंग करेंगे, उसका रिपेमेंट कैसे होगा, इन सब चीज़ों का अगर एक ग्रुप बना के हम स्टडी करें और उन मॉडलिटीज को जो है, मैं कॉपी करने के लिए तो नहीं कहता हूँ, पर उनसे इनपुट्स जरूर अपने को लेने चाहिए। मैं भी कुछ बोलना था। निमोद साहब हमारे मेंबर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी की बात को भी मैं आगे सपोर्ट करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि जो 5 लाख कनेक्शंस की बात है, उसमें एवरेज अगर 2.5 किलोवाट जैसे इन्होंने कहा, तो टोटल मिला के 1250 मेगावाट का इम्प्लीकेशन आता है। और आज की तारीख में 1250 मेगावाट पूरे राजस्थान का डोमेस्टिक में कंजम्पशन होता है। तो उसको किस तरह करेंगे, वो भी एक चैलेंज आ जाता है। प्लस इन्होंने जैसे कहा कि छत आपको मिलेगी नहीं उतनी, तो वो सेलेक्ट कैसे करेंगे 5 लाख परिवार में, उसकी एक अलग इशू है। वो इनके वाले में साथ में क्लब होना चाहिए कि उसको साथ में जो टोटल पावर है और वो पावर किस तरह डिलीवर होगी, वो भी एक चैलेंज होगा। डिस्कॉम के लिए भी होगा, लगाने वाले के लिए भी होगा, यूजर के लिए भी होगा। जब तक कंप्लीट गाइडलाइंस नहीं आती हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने वाले हैं, इश्यूज बहुत ज्यादा है। और जो मैं समझ पाया हूँ, सबसे बड़ा इशू वेंडर जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उनका होगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में 20-25 हजार लगे हुए हैं, उनके बारे में कम से कम मेरी नॉलेज में 25 लोग होंगे जो वेंडर्स की मेरे पास कंप्लेंट करते हैं कि साहब आप मेरा उससे पैसा दिलवा दीजिए या मेरा प्रोजेक्ट लगवा दीजिए। तो ये जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और फाइनेंशियल उसकी जरूरत पड़ेगी कि भाई वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सब्सिडी देर से आती है, सब्सिडी उनको मिलती नहीं, या कंज्यूमर को नहीं मिलती है, कई रीजन है। पैनल्स नहीं मिल रहे हैं, कभी इन्वर्टर नहीं मिल रहे हैं, कभी इनका आगे आ गया। तो ये तो ऐसे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल जब काम करते हैं तब आते हैं वो सामने। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने को ये भी रखना चाहिए कि जो भी वेंडर बने इनके, चाहे PSU बनाए चाहे अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, प्रॉपर रीडिंग हो और उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिले, और उनको प्रॉपरली जो आप 0 डिग्री पे लगा गए किसी के पैनल, किसी के 20 डिग्री पे लगा गए, किसी के 40 डिग्री पे लगा गए, किसी के स्ट्रक्चर बिल्कुल पतला, हवा चली उड़ गया। तो ये सब चीजें, हालांकि स्टैंडर्डाइजेशन का रखा है DCR पैनल, आपको तो पता ही है DCR पैनल और नॉन DCR पैनल में कितना बड़ा कॉस्ट में फर्क है। पर अब जो हो रहा है आपको सबको पता है, मिलावट हो रही है या दूसरे पैनल लग रहे हैं, सर्टिफिकेट किया जा रहा है, तो कंज्यूमर को तो इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये भी एक अग्रवाल साहब, इसमें मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आगे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इन्होंने कल दोबारा इंटरव्यू जो दिया है RK सिंह जी ने, उसमें इन्होंने साफ कह दिया कि वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दोज हाउसेज, दोज 1 करोड़ हाउसेस, 10 मिलियन हाउस हमने कर लिए हैं। अब उनका जब एक्चुअल सर्वे होगा
और वहां पे पाया जाता है कि उसकी छत नहीं है, या वो झोपड़ी में रहता है, या कच्ची छत है, घास फूस वाली है, लोहे की है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम उसको स्टिल्ट पे लगाएंगे। पहली बात तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, जो कि हमने पीएम आवास योजना वाले या जो कच्ची बस्ती वाले या जिनके पास छतें नहीं है, वो एक्चुअल सर्वे में पता लगेगा। तो जहां पर छत नहीं है, मतलब मकान तो है उसका, लेकिन क्या है कि उस पर नहीं है, तो हम उस टिल्ट पे उठाएंगे उसके और वहां लगाएंगे। ये उन्होंने कल क्लियर कर दिया। अब क्योंकि उनको सीपीयू को घुसेड़ना है, तो उन्होंने कहा कि वी हैव स्टार्टेड ए रेटिंग ऑफ द वेंडर। जो अभी 6 लाख इंडिया में लगे हुए हैं, उनके डोमेस्टिक डोर टू डोर सर्वे करके हम एक रेटिंग पॉइंट निकाल रहे हैं कि आपसे पूछेंगे कि भाई आपके आप किसने लगाया। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो सन इलेक्ट्रिकल से लगाया है। तो उसका रेटिंग क्या देते हो आप नंबर की? वो आपको साथ संवार करता नहीं करता है, 5 साल में कितनी बार आया, आपका ब्रेक डाउन हो गया, पैनल साफ की नहीं करी उसने, उससे हम रेटिंग देंगे। तो एक तो वेंडर की रेटिंग आ जाएगी, तो वेबसाइट पे होगा ये काम सारा नेशनल पोर्टल के थ्रू ही। डिस्कॉम के पोर्टल बंद कर दिए गए हैं, और जयपुर डिस्कॉम ने तो ऑर्डर भी निकाल दिया है कि अब कोई जो रजिस्ट्रेशन है वो जयपुर पोर्टल पे नहीं होगा, वो नेशनल पोर्टल पे ही होगा। तो नेशनल पोर्टल पे आप अगर जाओगे तो वहां पे लिस्ट है, अभी उन्होंने रेटिंग नहीं डाली है, वेंडर का नाम है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। अब उसकी आप वेंडर की रेटिंग से समझ लो, और उसकी रेट, अब सीपीयू की रेट डेफिनेटली कम आएगी। तो झक मार के जो लोकल वेंडर अगर उसको काम करना है, चाहे सब्सिडी वाली स्कीम या फ्री वाली में, अगर मान लो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है या उसको करती है, तो उसकी वो है। दूसरा, बीई के सर्टिफिकेशन वाली पैनल आपने कह दी कि ये बीई की सर्टिफिकेशन वाली लगेगी। आपने ये कह दिया कि एएलएम वाली जो लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट है, उसमें होना चाहिए, डीसीआर की होनी चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस उन्होंने धीरे धीरे बता दी। अब इनके पास अब यही बचा है सोचने का तरीका। अभी इन्होंने इसलिए उनका पेंडिंग रख रखा है इसको कि सीपीयूसी को तो आप 40% लोन दिला रहे हो, और 1 करोड़ पे मकान पे आप उनसे फ्री में लगवा रहे हो रेस्को मॉडल में। अब जो लोकल वेंडर है जो आज काम कर रहा है हमारा, वो कह रहा है मैं भी काम करूंगा साहब 1 करोड़ पे, तो मुझे भी 40% लोन दिलाओ आप। जैसे सीपीयूसी को लोन दे रहे हो वैसे लोन मुझे भी दो, तो मैं भी लगा दूंगा। वाई सीपीयू? तो वो केवल अब इस पॉइंट पे मकान इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, कॉन्सेप्ट इन्होंने बना लिया। अब यह है कि एग्जिस्टिंग वेंडर कैसे काम करेगा, या तो वो केवल उसमें काम करे, वो पीएम सूर्योदय योजना के अलावा जो दूसरी योजना चल रही है आरटीएस सेकंड, जिसमें हम लोग लगवा रहे हैं अपन लोग, जिसमें 18,000 रुपये पर किलोवाट वो देता है, और बाकी पैसा अपन लेते हैं। तो या तो वो उसमें काम करे, क्योंकि इसमें तो 40% का कुछ वेंडरों ने ये भी कहा है कि साहब हम फाइनेंस कर देंगे उसको, आप हमें लोन नहीं देते, हमें लगाने तो दो, हम फाइनेंस कर देंगे 40% उसको, 7% अपफ्रंट अब दे दो, 40% हम उसको करके और हम उसकी छत पे लगा देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन उन्होंने सब किया हुआ है, केवल झगड़ा है कि ये लोग सीपीयू सारे काम इम्पैनल करेगा दोबारा, या सीपीयू भी आरटीए सेकंड में घुसेगा। उसमें ये भी है कि सीपीयू प्रधानमंत्री सूर्य योजना के अलावा जो आरटीए सेकंड चल रहा है आप और मेरे लिए, उसमें भी करेगा। तो बेसिकली इसमें ये इशू है। और निमावा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई मैं भी वही चीज कह रहा हूँ कि 2.5 किलोवाट से कम किसी के नहीं लगेगा इसके अंदर। भाई 100 यूनिट भी हुई किसी की, तो आप 1 किलोवाट का लगाओगे उसका, और 200 वाला है तो 2 किलोवाट का लगाओगे, तो आपको लगाना तो 4 किलोवाट का पड़ेगा ना, 1 किलोवाट वाले का 2 लगाना पड़ेगा। तो इतना आप करोगे ऐसे, ये चीज है सर। सर अभी इसका डिटेल सर्वे नहीं होता जब तक बहुत कुछ हम कह नहीं सकते। और जो कंसेप्ट है वो एक साल भर पहले मैंने एक आरके सिंह साहब की वेबिनार अटेंड की थी, तो उसमें ये इश्यू आया था कि भाई हाउस रूफटॉप और ये जो और अपना 40 गीगावाट का टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। और उसमें इंडस्ट्री के लोग भी थे, रिन्यू पावर वाला भी था, एक्मे वाला भी था, और भी था। तो उनमें से 2-3 ने ज्यादातर ये कहा कि जैसे आपने घर में टीवी टाटा ने ले रखा है या एयरटेल ने कर रखा है, और उसमें एक ग्रुप आ गया है जो पूरा, उसमें थोड़ा ये जरूर पोजीशन थी कि भाई सारा अर्बन ही अर्बन है। तो उनका ये कहना था कि जब तक इस तरह का मॉडल आप डेवलप नहीं करेंगे रूफटॉप के लिए, और उसी को बेसिस करके इन्होंने ये सेंट्रल पीएसयूज को दिया है,
और मेरे को लगता है सेंट्रल पीएसयू भी फर्दर डायरेक्टली नहीं करके ऐसे किसी ग्रुप को थोड़ा थोड़ा बांटेंगे 3-4 ग्रुपों को, जिससे कि वो जैसे अपनी टीवी के अंदर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन हो जाते हैं, पैसे जमा हो जाते हैं और उनका सारा मेंटेनेंस वो करते हैं, इस तरह का कोई फॉर्मेशन होता है तो उसका कैसा रूप होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर इस तरह का मॉडल उनके दिमाग में जरूर है। सर कल मैं आपको बताऊं, कल अडानी ने इंडिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है, अभी तक किसी की नहीं लगी। टॉपकॉन जो अपना मॉड्यूल आता है जो कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का है, जो कि इंडिया में अभी नहीं बन रहा था, और टॉपकॉन वाला जो था वो बाहर से आता था, है ना। टॉपकॉन इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लाइक आपकी जो पोली और मोनो और पर्क और हाफ पर्क के अलावा उसकी एफिशिएंसी क्या है कि करीब करीब 28% से ऊपर जा रही है। तो उसमें एक एन सीरीज उसने निकाली है, कल अडानी ने प्लान चालू भी कर दिया है उसने अपना, और उसने वो इंडिया में ही बन रही है। तो वो डीसीआर हो गई, जब इंडिया में ही सेल बनेगी, इंडिया में ही पैनल बनेगा, तो वो डीसीआर में रजिस्टर्ड हो गया। तो वो टॉपकॉन वाली जो चीज है, अब वो सारी चीजें जो है वो सब टॉपकॉन पे चली जाएगी, और सारी चीज जो डीसीआर वाली जो रिक्वायरमेंट अपन कह रहे हैं, जो मैं भी आपको कह रहा था कि भाई कि सेल की तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 6 गीगावाट, और वो है आपकी 60 गीगावाट पैनल की। तो उसने अडानी ने इसके अंदर टॉपकॉन में डाल के अभी, और अब वो उसने करा लिया अपने को डीसीआर में रजिस्टर्ड करके, और एएलएम में भी आ गया वो, और अब आपके जितने भी जो ये प्रोजेक्ट हैं वो सब उसमें जाएंगे टॉपकॉन में। तो इसमें कई लफड़े हैं, जिन्होंने बीच में डाल ली मोनो या पर की, वो अटक गए। बेसिक ड्रॉबैक क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, ये क्यों लैग कर रहे हैं कि पॉलिसी हमारे यहाँ स्टेबल नहीं है सर। हर 6 महीने में आप किसी पॉलिसी को, मैंने कोई पॉलिसी आप लाए थे आज से 6 महीने पहले कि भाई मैं लगा लूंगा, एएलएम की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम, मैंने प्रोजेक्ट डाल दिया, मॉड्यूल का डाल दिया, मैंने उसका डाल दिया, और मैंने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने फर्म खोल दी। 8 महीने बाद पता लगा आपने, नहीं सर एएलएम नहीं चलेगा, अब एएलएम तो के साथ डीसीआर चलेगा। नाउ देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन बिटवीन द पीपुल कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएलएम एंड डीसीआर। ये एक बहुत बड़ा भ्रांति है आदमियों में कि भाई एएलएम क्या है और डीसीआर क्या है। तो जो डीसीआर है वो एएलएम तो है ही। एएलएम में तो सब ये रिक्वायरमेंट है कि फैक्ट्री इंडिया में होनी चाहिए, मॉड्यूल इंडिया में बनना चाहिए, सेल बाहर से ला सकते हो आप, सेल कैन बी इंपोर्टेड बट इट शुड बी असेंबल्ड, इट शुड बी फैब्रिकेटेड, इट शैल बी, एवरीथिंग शुड बी इन इंडिया फैक्ट्री, दैट इज एएलएम। नाउ व्हाट इज डीसीआर कि एवरीथिंग इज प्रोड्यूस इन इंडिया, सेल भी इंडिया में बनेगी, सिलिकॉन भी यही होगा, सब चीज यही होगी। तो ये दो चीजें हैं। अब एएलएम इन्होंने हटा दिया था अभी थोड़े दिन के लिए, और कुसुम सी के अंदर जो ये बात कर रहे हैं फीडर सोलराइजेशन में, इसमें मार्च 24 तक इन्होंने कह दिया था कि जब डीसीआर है ही नहीं, यहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हम लगाएं कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के सब्सिडाइज प्रोजेक्ट में डीसीआर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, वेदर इट इज कुसुम ए, वेदर इट इज कुसुम बी, वेदर इट इज कुसुम सी, वेदर इट इज रूफटॉप। तो 31 मार्च 24 तक इन्होंने कह दिया कुसुम के अंदर कि भाई डीसीआर की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ करते हैं। लेकिन कल फिर ऑर्डर निकाल दिया 3 दिन पहले कि 1 अप्रैल 2024 से डीसीआर इज मस्ट। अब डीसीआर इज मस्ट, तो डीसीआर की अभी जो वो है डिलीवरी मार्केट में, अगर आप पूछोगे किसी भी वेंडर से, जो आपके बंसल से आप पूछ लेना, 6 महीने से कम की डिलीवरी नहीं है। 6 मंथ डिलीवरी आ रही है डीसीआर कंटेंट की। और तो मैं ये तो कह रहा हूं, अगर मैं बिना सब्सिडी के जाऊं तो आई एम हार्डली गिविंग 20,000 एक्स्ट्रा, बिकॉज इंपोर्टेड तो आ रही है मुझे 16 रुपए में, 14 रुपए में, और डीसीआर वाली पड़ रही है मुझे 22 रुपए में, 25 रुपए में। डीसीआर इज स्टिल कॉस्टली बिकॉज प्रोडक्शन इज लेस, डिमांड इज हाई। तो इसमें कई चीजें हैं। ये तो देखो अभी समय समय के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसीज को आपको स्टेबल करना पड़ेगा कि आप कोई पॉलिसी लाते हो उसको 2-3 साल तक आप उसका इम्पैक्ट देखो। मैंने पॉलिसी लाया, मैंने फैक्ट्री डाल लिया, आपने कंडीशन डाली, मैं मर गया। मैंने फैक्ट्री डाली, आप सीपीयू को ले आए। तो ये सारी चीजें सर बड़ी देखने की हैं। स्टेबिलिटी इनको लानी पड़ेगी। केवल ये कि सब नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल फ्री इकोनॉमी, ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं अपने को कि भाई हम क्लीन इंडिया, नीट इंडिया, लेकिन इसके क्या चैलेंजेस हैं
उनको भी देखना पड़ेगा ना। सोलर पे भाग जाओ, विंड पे भाग जाओ, उस पे भाग जाओ, उस पे भाग जाओ। आर.के. सिंह जी ने साफ कह दिया, हम थर्मल बंद नहीं करेंगे, हम थर्मल चलाएंगे, 2032 तक भी चलाएंगे। 80 में गीगावाट अभी कैपेसिटी उसमें चल रही है, पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन। हर साल 50 गीगावाट की वो निकालेंगे, तो ये बंद नहीं होने वाली। और कल की लेटेस्ट खबर ये है कि 500 गीगावाट का जो इनका टारगेट था 2030 का, वो इन्होंने शिफ्ट करके 2032 कर दिया है, 31 कर दिया है। ये आपका 175 गीगावाट का भी इन्होंने इसलिए कर लिया कि उसके अंदर इन्होंने हाइड्रो जोड़ लिया। हाइड्रो जोड़ के इन्होंने कह दिया कि भाई हमने तो 2030 का जो टारगेट था 175 गीगावाट का, वो हमने तो 2023 में कर दिया। एक्चुअल तो रिन्यूएबल इनकी 133 है, उसमें ये लार्ज 25 मेगावाट से ऊपर वाले पहले नहीं जोड़ते थे रिन्यूएबल में, अब उन्होंने उसको जोड़ के कह दिया 180 हो गई। ये तो आंकड़े हैं सर, ये तो आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को कैसे सेटिस्फाई करो, तो इसका कोई। और ये भी उन्होंने कह दिया कि 2-3 साल में मैं जो नेट मीटरिंग की जो लिमिट है, जो कि अभी 500 किलोवाट है, और कुछ स्टेट ने बढ़ा के, जैसे राजस्थान ने 1 मेगावाट कर दी, इट विल बी रिड्यूस टू 5 किलोवाट ओनली। 5 किलोवाट से ऊपर जाते ही नेट मीटरिंग के लिए नहीं होगी, वो ग्रॉस मीटरिंग होगी। ही हैज क्लियर्ड। इनका लेटेस्ट इंटरव्यू आप पढ़ लो, ट्विटर पर भी है, लिंक्डइन पर भी है, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल, कि बहुत जल्दी मैं इसको 5 किलोवाट करूंगा नेट मीटरिंग को। आपको ग्रॉस पे ही जाना पड़ेगा, ये है सर। तो काफी बड़े चेंजेस पॉलिसीज में होते जा रहे हैं। और एक ढंग से तो अगर टॉपकॉन आता है और उससे इफिशिएंसी बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, पर इसको लाने के लिए भी जो नई इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करना चाहिए। और इसके मतलब बेस्ट जब वाले को आप कह सकते हो कि भाई टॉपकॉन पे देखे, उसको भी देखे। जब टॉपकॉन अगर यहाँ पे बनना चालू हो गया, तो वो अब आपने जो एमओयू किया है कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉड्यूल में और इन्वर्टर में है, तो टॉपकॉन को भी देखे वो भविष्य। टॉपकॉन को सर सर मैं सुरेंद्र जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी, नवीन जी आप इनको भी सुन के जाइए, क्योंकि इनमें भी लेटेस्ट अभी इंडस्ट्री से भी कनेक्ट है, कई प्रोजेक्ट्स के कनेक्टेड है। सुरेंद्र जी आप। जी सर, जी सर। सर एक तो अलग अलग एस्पेक्ट है किसी भी चीज के, जब बड़ी बड़ी बातें आती है, बड़ी चीजें, बड़ा विजन देखा जाता है, तो कुछ चीजें उनको समझना भी चाहिए। प्रेजेंट प्रैक्टिसेस और पास्ट में क्या हो रहा था और हम आगे क्या करना चाहते हैं, उसमें बड़ा फर्क होता है। टू बी और एज इज में फर्क है, कि एज इज क्या चल रहा है, और टू बी व्हाट वी वांट। एक सिंपल सी बात है सर, कि आज हम देखें कि अगर 1 लाख घरों में, 1 करोड़ घरों में 3 किलोवाट का बिजली सोलर प्लांट लगता है, तो आज क्या है कि इसके अंदर 300 यूनिट तो फ्री में दे रहे हैं। उसका क्या रिटर्न मिल रहा है? कुछ नहीं। 300 यूनिट अगर आप फ्री में दे रहे हो, तो कितने लाखों घरों, करोड़ों घरों में बिजली फ्री में जा रही है। अगर आप उसको कहते हो कि हम सोलर पावर प्लांट लगाओ, ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट लगने के बाद क्या होगा कि अगर 3 किलोवाट मानूं, तो 3 किलोवाट का 15 यूनिट के हिसाब से अगर मैं लेता हूं, तो कितनी यूनिट बनती है हमारी? 3 किलोवाट का 15 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 दिन का 15-45, अगर मैं 1500 यूनिट पर ईयर पर किलोवाट भी लूँ, या अभी नए पैनल के साथ में 1800 यूनिट आराम से आता है, तो 1800 यूनिट के हिसाब से 1800 यूनिट पर ईयर पर किलोवाट, मतलब 5400 यूनिट पर घर से मिलेगा। 5400 करोड़ यूनिट आपकी जनरेट हो जाएगी। तो नेशनल ग्रिड में 5400 करोड़ बिजली तो आ रही है ना, जो फ्री में जा रही थी, जिसका कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था, और वो पैसा कहीं से तो लग रहा था। तो इसके एवज में आपको 5400 करोड़ यूनिट वापस मिलने वाली है, अगर ये सिस्टम लग जाता है तो। अच्छी बात है ना, कि इतनी यूनिट जनरेट तो होगी। दूसरा इसका एस्पेक्ट अगर देखें, तो ये इसका 3 किलोवाट का 2 लाख रुपया आज की डेट में लग रहा है। आज की वैल्यू में मैं काउंट करूं तो कितना हो गया? 2 लाख करोड़ रुपया लगा। इसकी जो बिजली की यूनिट 6 रुपए 7 रुपए लेता हूँ, 5400 रुपए के हिसाब से अगर अपन काउंट करें, 10 साल के लिए बिजली जनरेट होती है, और उसको 6 रुपए से भी काउंट करें, तो आपका 5 लाख करोड़ रुपया वापस आता है। तो बिजनेस केस में तो कोई फर्क ही नहीं, अच्छी बात है। अब अगर आप खाली इन फिगर्स को ही, ये फाइनर डिटेल में देखते जाएंगे, तो जो पैसा
फ्री बिजली बांटने से फोकट में जा रहा था, उसकी जगह पर आपका पैसा बिजली की फॉर्म में वापस आ रहा है और वो पैसा आपको रिटर्न ज्यादा ही दे रहा है। दूसरा, जब रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो इसकी वजह से और क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सीपीयू क्यों लगाया गया, एनएचपीसी और पावर ग्रिड इस पे काम कर रही है ताकि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में सेंट्रल यूनिट के लोग एक नेशनल पॉलिसी पे काम करें यूनिफॉर्म अक्रॉस द नेशन। आवाज सर बंद करा दें प्लीज, इसमें म्यूट करा दें, म्यूट कर दें सर। माइक ऑफ करें। जी सर। तो इसके अंदर अगर नेशन वाइड एक पॉलिसी बनती है, हमने आज सोलर के अंदर बहुत सफर किया जब स्टेट वाइज पॉलिसी बनती थी और हर स्टेट के अंदर अलग अलग पॉलिसी होने से नेशन वाइड काम ही नहीं कर पाते थे, हर जगह पर अलग पॉलिसी। आज भी नेट मीटरिंग की अलग अलग पॉलिसी होने से कितनी परेशानियां हो रही है और उसकी वजह से अवेलेबिलिटी की भी बहुत दिक्कत हो जाती है, इक्विपमेंट की और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो भी सॉल्व होती है नेशनल वाइड एक जैसी एक पॉलिसी रहती है। तो ये पॉलिसी बनने के बाद में जब इम्प्लीमेंट होगी तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको कितना फायदा होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये कि कैपेसिटी, कि जब अगर इतनी 30 गीगावाट का रिक्वायरमेंट आती है खाली एक प्रोजेक्ट से और 30 गीगावाट की दूसरी कैपेसिटी आती है, 60 गीगावाट की सोलर पावर पैनल की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, इतनी डिमांड आती है। तो जब डिमांड आती है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो डिमांड आएगी तो फिर डेवलपमेंट भी होगा ना, टेक्नो फैक्ट्रियां लगेगी और सोलर बीओएस वायर पैनल सब बनेगा। आज चाइना अगर 30 गीगावाट के साथ में नंबर 1 पे है और हमारी खुद की रिक्वायरमेंट 60 गीगावाट से ऊपर चली जाती है, तो हमारी जो कैपेसिटी है सोलर की वो कितनी बड़ी कितनी बिल्ड हो जाएगी। अगर आप इस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली थी पीएलआई के अंदर 18 गीगावाट की रिक्वायरमेंट निकाली कि 18 गीगावाट में आप सोलर पावर प्लांट लगाइए, तो पीएलआई स्कीम में 5400 करोड़ रुपए दिए। उसके अंदर ईओआई आया 58 गीगावाट का, 55 गीगावाट का। तो कैपेसिटी से बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट की ईओआई आ रही है, इसका मतलब कंपनियां रेडी है कि सोलर कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए और बढ़ाने के लिए, चाहे बाहर की हो या अंदर की हो। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सोलर जो स्मार्ट मीटरिंग के अंदर है, अभी तक स्मार्ट मीटरिंग के अंदर जितनी बिजली बोर्ड मीटर खरीदता था सारा पैसा गवर्नमेंट फंडिंग से आता था। आरएपीडीआरपी एपीडीआरपी जितनी भी पुरानी स्कीम्स देख लीजिए, गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए और सारा बेकार गया। अब आरडीएसएस स्कीम के अंदर 25 करोड़ मीटर लगेंगे। उन 25 करोड़ मीटरों में जो 8 साल पहले की स्कीम है, अगर आज देखें तो 35 करोड़ मीटर बदले जाएंगे। 35 करोड़ 25 करोड़ मीटर के लिए कितने लाखों करोड़ रुपए अभी देंगे, ये पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ने कह दिया कि सारी की सारी स्कीम के अंदर आप मीटर लगाइए और हर रीडिंग के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं लगाना, डिस्कॉम को एक पैसा नहीं लगाना और टोटल 25 करोड़ मीटर बदले जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और उसका सारा रेट वगैरह फाइनल होकर स्कीम फाइनल होगी। तो पैसा कौन लगा रहेगा? एएमआईएसपी जो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां है वो पैसा लगा रही है। तो बहुत सारी दुबई की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में पैसा लगाने के लिए थ्रू एएमआईएसपी इंडिया में आ रही है। तो हर हर दिन नई कंपनी आ रही, जो पहले 20 कंपनियां 15 कंपनियां स्मार्ट मीटरिंग में थी, आज की डेट में 70 कंपनियां हो गई है जो स्मार्ट मीटरिंग में काम करना चाहती है और सब ने बीआईएस लाइसेंस लेना शुरू कर दिया, आरडीएसएस स्कीम की अप्रूवल स्कीम के अंदर अप्लाई करके और रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसका मतलब है कि जो कंपनी मैं बात कर रहा हूँ किम्बल टेक्नोलॉजीज, जहां 6 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर किया, पिछले साल 150 करोड़ का किया, इस साल 500 करोड़ कर रहे हैं, अगले साल 1500 करोड़ करेंगे। तो जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनियों को दिख रही है इस बिजनेस की वजह से, इस डिमांड की वजह से, आज ऑर्डर्स का ढेर लगा हुआ है। अडानी ने 6 करोड़ मीटर का ऑर्डर उठा लिया, इंटेली स्मार्ट कंपनी है जिसने 1 करोड़ मीटर का यूपी का ऑर्डर उठाया, गुजरात का उठाया। तो 1-1 2-2 करोड़ मीटर जो सालाना सब कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, आज एक एक कंपनी ऑर्डर उठा रही है। तो इतनी बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए इतनी सारी कंपनियां
खड़ी हो रही है, इतने सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और आने वाले 2 साल के अंदर जो, अगर खाली मैं मीटरिंग कंपनी की बात करूं तो इतनी ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। जो हम पहले सिंगल मीटर कैपेसिटी की मशीनें बनाते थे ऑटोमेशन की, आज 4-4 मीटर एक साथ में कैलिब्रेशन टेस्टिंग की डिमांड हो रही है, और उस तरह का ऑटोमेशन हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन, अब इसके अंदर क्या है कि मीटर लगाने का काम भी किसको करना है, एमआईएसपी को ही करना है, उसके बाद उसको ऑपरेट भी उसी को करना है, और डेटा लाके बिजली बोर्ड को देना है। अब इसी स्कीम को हम अगर सोलर के अंदर देखें तो पास्ट में बहुत दिक्कतें थी, हमने जितना काम किया इंस्टॉलेशन की, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकल स्किल की अवेलेबिलिटी और स्किल जो नॉलेज की अवेलेबिलिटी है, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। अब वो धीरे 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 दूर हो रही है, और जैसे जैसे ये नई रिक्वायरमेंट आएगी तो अपने आप सिस्टम उसकी डिमांड करेगा कि स्किल्ड चाहिए। आज हम, मैं 3-4 सेमिनार में अटेंड कर चुका हूँ, जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड की मैं बात कर रहा था, पिछली बार भी बात किया था, उसके अंदर जितना फोकस है, और वो फोकस किसके ऊपर है, क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन के ऊपर। क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 23 को अगर हम समझे तो समता पावर उस पर काम कर सकते हैं, और समता पावर की तरफ से सेमिनार भी कर सकते हैं, और अभी बीआईएस कर रहा है उसके ऊपर अलग अलग जगह पर। तो वो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर बहुत काम किया जा सकता है। तो जब ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा और बिजनेस बढ़ेगा, तो समस्याएं तो आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उन नए, जितनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो पेन्स ऑफ ग्रोथ विल ऑलवेज बी देयर। जो ग्रोथ के दर्द होंगे वो तो होंगे ही, और उसके लिए ही तो हम सब, आप इतने एक्सपीरियंस नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं जो चर्चा करके कि उन पेन्स ऑफ ग्रोथ को कैसे हैंडल किया जाए। हमको पेन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि पेन्स को अपॉर्चुनिटी की तरह से लेके ये देखना चाहिए कि हम आगे कैसे इस पे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक स्कीम को आने देना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, और उसमें सकारात्मक पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारा, कि ये इम्प्रूवमेंट करने से हम जहाँ 60 गीगावाट्स के थ्रू के रास्ते दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, सोलर का रिन्यूएबल के थ्रू और ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उसके ऊपर मेरा, हमको काम करना चाहिए, ये मेरा कहना है सर। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेंद्र जी। आपकी बात से सभी सहमत हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो भी लोग रख रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए रख रहे हैं कि जो चैलेंजेस दिख रहे हैं, उनको कैसे शॉर्ट आउट पहले से अपन प्रपोजल करें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई डिस्करेज करने या स्कीम को कि भाई स्कीम खराब है, ये खराब है, ऐसा कोई हमारा, मेरे ख्याल से सेमिनार का, आज के इस वेबिनार का अपना व्यू भी नहीं था, और न किसी का ऐसा इंटेंशन। जो क्लियर कट व्यू है कि जो चैलेंजेस गवर्नमेंट के है, टारगेट्स कर देती है कि 9 करोड़ लैट्रिन बना दिया जाए, सबको मकान दे दिए जाए, ये एक टारगेट है, एक आदमी का ड्रीम है, वो ड्रीम के हिसाब से अपना व्यू पॉइंट रखता है। अब वो सोचते हुए 40% भी अचीव हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो इसी तरह से 1 करोड़ का एक टारगेट है, ये कितने समय में होगा, टारगेट बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। पर इसमें बहुत जो मेन चैलेंजेस हैं, क्वालिटी के, स्किल डेवलपमेंट के, जो अवेलेबिलिटी है, मेंटेनेंस के। आज इन्वर्टर 5 साल में उड़ रहा है, उसको कौन मेंटेन करेगा, कंज्यूमर की कौन सुनेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएसयू ने ले लिया तो वो कहाँ कंप्लेंट करने जाएगा, एक गाँव का आदमी कि मेरा इन्वर्टर खराब है, कितने दिनों ठीक करने आएगा। जब तक कि कोई उसका मॉडल डेवलप नहीं होगा कि वो कंटिन्यूसली 10 साल तक चले, तो गवर्नमेंट के पैसे भी रुक जाएंगे। तो ये सब चैलेंजेस के बारे में हमारे खाली सजेशंस हैं, हम खाली यही विचार कर रहे हैं कि चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है हो सकते हैं, और इन चैलेंजेस को कैसे मीट आउट करना चाहिए। तो जब आपको टारगेट दिए जाते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जितने सीएफएल लगे हैं उनके अंदर से 20% सीएफएल ही काम कर रहे हैं आज तक, जो गवर्नमेंट ने लगवाए थे, और जिसमें 20,000 30,000 करोड़ रुपए
बचने की बात कह रहे थे, आप मैंने खुद ने कम से कम 25 CFL खरीदे थे, उनमें से 5 भी आज की तारीख में चालू नहीं है। दे 2 साल के अंदर अंदर वो लाइफ में खत्म, क्योंकि आपने इमरजेंसी परचेजेस की। अब आपने बी ने परचेजेस कर ली, अब जो एरा गहरा नथु कह रहा है वो बनाने वाले ने या सप्लायर ने। अभी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अडानी को सप्लाई कर रहा है जीनस। मैं जीनस वालों से बोला, मैंने कहा भाई मैं आपको तो रेट अच्छी मिल रही होगी अडानी, बोले सर अडानी की वजह से हमको रेट अच्छी मिल रही है। मैंने कहा अच्छी मिल रही है तो अच्छा माल बनाओ, आप और अच्छा माल बनाओ। बोले नहीं साहब हमारे तो R&D होकर के अच्छे माल बना रहे हैं। अडानी खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, अडानी को जीनस माल सप्लाई कर रहा है स्मार्ट मीटर में, उसने खुद ने हमसे कहा है बात। तो ये इस तरह की जो जब सप्लायर्स क्रिएट हो जाएंगे और इमरजेंसी होगी तो क्वांटिटी विल डेफिनेटली लूज। तो हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि इट इज वेरी गुड टू हैव ए दिस काइंड ऑफ, आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है सोलर की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको जो जनरेशन है वो डाउन आ गई तो कौन मना करेगा इसको लेने के लिए। और पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसके जो चैलेंज है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा और कोई चैलेंज नहीं है कि भाई आपने एक पोल पे खड़ा कर दिया। बिजली बोर्ड में भी है कि एक खंभा टेढ़ा खड़ा है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, मेंटेनेंस के बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं पर नहीं मेंटेन। तो वो जो चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपका व्यू पॉइंट सही है कि जो जितना ज्यादा ग्रोथ होगी, जितना ज्यादा जनरेशन होगा, उतनी ज्यादा इंडस्ट्री आएंगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतनी ज्यादा फैक्ट्री आएंगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफर नहीं कर रहा। जो उसमें क्या R&D हो सकती है, क्या हम उसमें योगदान दे सकते हैं। समता पावर ने आज का जो वेबिनार किया है उसका और कोई अर्थ नहीं है, केवल यही अर्थ है। हमारा कोई इसमें ये सोच नहीं है कि भाई ये स्कीम क्यों आ गई और इतना टारगेट क्यों दे दिया। बिल्कुल सही है, टारगेट होगा जब ही काम होगा। और टारगेट के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंट्री की ऐसा है जो आफ्टर ऑल और मनी, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोगों ने अपने टारगेट पूरे करवाने के लिए उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो ये इश्यूज हैं जो अपन और थर्मल प्लांट्स में भी देखते हैं, अपन ने और प्लांट्स में भी देखा है। आज हमारे थर्मल प्लांट्स नहीं चल रहे, हम सबको पता है। अब हिंदुस्तान के बने हुए प्लांट है, चाइना के बने हुए प्लांट चल रहे हैं। तो जब तक आप उनको इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स आने वाली है। जो पैनल्स हो, चाहे इन्वर्टर्स हो, चाहे केबल्स हो, चाहे ग्लास हो, जो इश्यूज हैं वो उनको मीट आउट शुरू में करना पड़ेगा। उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है, उनका कैसे कितना कॉस्ट क्या आ रही है। आपने आपने स्मार्ट मीटर का बताया, आप ये बता दीजिए मेरे को कि जो मीटर उतरेंगे उनका क्या होगा। they have suggested कि उन मीटर्स को चेक मीटर की जैसे काम में लेंगे। मैंने पूरी स्मार्ट मीटर की स्कीम पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग मीटर, उन्होंने बोला था जब आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो तो चेक मीटर लगाने की जरूरत क्या है। चेक मीटर तो गलत पड़ रहा है, इसलिए तो आपने स्मार्ट मीटर के अंदर एक्यूरेसी एग्जैक्ट की है। तो उसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं था कि साहब हम इसका ढूंढ रहे हैं कि क्या तैयारी करेंगे। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अपने स्पीकर मीटर के जो सिंगल साहब है, उन्होंने ये कहा कि साहब जिस टारगेट पे हमको दिया गया है उसके हिसाब से एक एक जो उनकी जोड़ी है जो स्मार्ट मीटर लगाती है, जो काम करती है, उसको 25 मीटर रोज लगा देने चाहिए। और 25 मीटर छोड़ करके 2 मीटर ही रोज के नहीं लगती। तो जो टारगेट आपने 2 साल का दिया है ये तो 6 साल में पूरा नहीं होना। आप पहले स्किल डेवलपमेंट करते हो उनकी। तो ये चैलेंज है, चैलेंजेस टारगेट के आप डिक्लेयर करते हो उसके साथ ये चैलेंजेस आपको कंप्लीट करनी चाहिए। स्मार्ट अजमेर के अंदर और जोधपुर में क्या हो रहा है आपको पता होगा। स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर लग रहा है, आपकी रीडिंग आ रही है और उसके बाद में आपके रीडिंग के अलावा कोई भी काम नहीं हो रहा। उसने बी ने एक को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग आइटम के 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गए। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट वाले गायब हो गए, खाली स्मार्ट मीटर लगाने वाला चालू है कॉन्ट्रैक्ट। अब आपकी रीडिंग तो आ रही है, अब डिस्कनेक्शन करना चाहते हो तो डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते, खाली रीडिंग का काम हो रहा है। तो ये चैलेंजेस जो है इसमें, ये चीजें देखने की हैं। और हमारा जो समता पावर में हमने व्यू यही रखा है कि हम उनको हाईलाइट कर दें, उनको आगाह कर दें कि ये सिचुएशंस ऐसी आने वाली है। जैसे नवीन जी ने भी बताया, गोपाल सोमानी जी ने भी बताया, हमारे निमाव साहब ने भी कहा भाई आप इतना इसका करोगे क्या, जनरेशन हो गया तो आपका सिस्टम भी tech नहीं है या डे पावर कर दिया, सिस्टम डेवलप नहीं है। तो रिक्वायरमेंट जब, हाँ आप बता रहे डे पावर भी, एग्रीकल्चर को डे पावर कर दिया यहाँ पे,
आप ईएसटी सिस्टम के ऊपर 5% लॉसेस आने लग गए। जो लॉसेस 3.5% थे वो बढ़ करके 4.5 पे 4.5 के 5 हो गए। तो ईएसटी सिस्टम पे अगर 5% वर्ल्ड ओवर 7% टोटल लॉसेस होते हैं, या खाली ईएसटी सिस्टम पे 5% हो गए, तो आपने पहले प्रिपरेशन की नहीं, तो आपने पॉलिसी अनाउंस कर दी, डे टाइम पावर दिया जाएगा। भाई आप हम अपने थर्ड सिस्टम को इम्प्रूव करते, ईएसटी सिस्टम को इम्प्रूव करते, ऐसे ही आप रिन्यूएबल एनर्जी का इंजेक्शन का आपके है ही नहीं। हमने पिछली बार आप मौजूद थे, मिस्टर काले ने बताया था कि 20-22% के ऊपर ही ग्रिड अनस्टेबल हो रही है, और 40-50% कर दोगे तो क्या स्थितियां होगी। तो ये सब जो चैलेंजेज हैं उसी के बारे में हमारा सबसे आग्रह है। और सुमन जी ने बहुत सही कहा कि रूरल एरिया में अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो एक कुसुम स्कीम में डिस्कॉम्स को खुद को जब तक स्टोरेज नहीं लगाएंगे साथ में, और जिससे कि वो वहां न तो कोई चोरी का झगड़ा रहेगा, न फ्री पावर कितना भी दे आप वो झगड़ा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट एक बार इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद में हर साल का जो सब्सिडी का उसका वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की हमारे प्रपोजल्स हैं, अब गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे नहीं करे तो ये डिस्कशंस करके हम लोग एक व्यू पॉइंट बना करके और गवर्नमेंट को भी प्रेजेंटेशन देंगे, ये हमारा व्यू है। तो आप भी इस बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन जो उसमें है, उसमें अगर स्टोरेज जोड़ा जाता है तो उसमें क्या कॉस्टिंग हो सकती है और क्या उसका एडवांटेज मिल सकता है, ये अगर आपका कोई व्यूज हो तो उस पर भी आप कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। सर, मैंने लास्ट टाइम एक बोला था कि रूरल एरिया के अंदर लाइक जो डे टाइम में एनर्जी जनरेट हो रही है वो ग्रिड से सिंक्रोनाइज नहीं है। आज के सारे इन्वर्टर्स या तो हैवी बैटरी चाहिए या फिर ग्रिड सिंक्रोनाइज चाहिए। तो मैंने उस दिन बिट्स वाली मीटिंग में बोला था कि वो इन्वर्टर बनाने चाहिए जिसके लिए ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन नहीं और फिक्स फ्रीक्वेंसी पे पावर जनरेट हो। तो उस केस में अगर बिजली नहीं भी है तो भी जो स्कूल्स है, स्कूल का एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि स्कूल के अंदर दिन भर बिजली चाहिए और आपका सोलर से जनरेशन हो रहा है, तो सोलर जनरेटेड पावर दिन भर स्कूल में लाइट, फैन और पंप, कंप्यूटर जो भी चाहिए उसके लिए दिन भर बिजली मिल जाती है। लेकिन आज जैसे ही बिजली बंद होती है और ग्रिड टाइट है तो वो बंद हो जाएगा। और बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी के अंदर उतनी स्टोरेज चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो इन्वर्टर है उसके साथ में अगर मान लो 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाता हूँ तो मुझे 10 किलोवाट के हिसाब से बैटरी लगानी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे खाली आधा किलोवाट की बैटरी लगा दो और 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा दो, वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए बैटरी के साथ में। ऐसा इन्वर्टर आना चाहिए जो हमने उस समय भी रेस किया था कि कम बिजली बैटरी के साथ में, ताकि मेरी बैटरी की कॉस्ट कम हो जाए। तो ऐसे ऐसे इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के साथ में अगर स्टोरेज आता है तो कम स्टोरेज की कैपेसिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको रात में पूरी बिजली देनी है तो अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोरेज की, ताकि पीक डिमांड की जो इश्यूज है वो खत्म हो जाए और सोलर का जो एक्सपोर्ट करने का वो भी खत्म हो और लोकल यूसेज बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है और ये बिल्कुल अच्छी बात है और मैं इसका पूरा इसके साथ में समर्थन भी कर रहा हूँ, उस पर काम भी किया है हमने। अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट ऑफ बैटरी इज हाई। हमने जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने सोलर हाइब्रिड जनरेटर 300 वाट के लाइटें लगाई थी, तो उसके अंदर 300 100 200 एम्पियर आवर मिली एम्पियर आवर की बैटरीज के साथ में 20,000 की कॉस्ट आई थी। तो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरीज की कॉस्ट आज भी बहुत ज्यादा आ रही है। इसकी वजह से सोलर वाइबल नहीं हो, स्टोरेज वाइबल नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे अभी कैपेसिटी बढ़ेगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ में एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम आ जाएगी, तो फिर ये वायबल भी हो जाएगा। ईवी के अंदर हमको दिक्कत यही हो रही है कि बैटरी की कॉस्ट जो ओवरऑल स्कूटर के अंदर 40% कॉस्ट तो खाली बैटरी की हो जाती है, इसलिए ईवी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीजें कॉस्टिंग की वजह से स्टोरेज का एक हर्डल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम आगे देखें कि जो बैटरी पे काम हो रहा है, 5-5 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बैटरी डेवलपमेंट पे हो रहा है, अलग अलग कंपनियां कर रही है, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे हमको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि सोलर स्टोरेज और उसका डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन विद स्टोरेज का सॉल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपके पास ऐसा कोई सर्वे है क्या रूरल एरिया का जिसमें स्टोरेज हो और कितना स्टोरेज हो, इन्वर्टर उसका कंपेटेबल हो, इस तरह की कोई प्रपोजल है आपके पास? सर अभी तो नहीं है इस तरह के मेरे पास में, लेकिन
अब काम करना पड़ेगा। अभी मैंने इतना ज्यादा काम किया नहीं स्टोरेज के ऊपर, कि जो पहले एक दो प्रोजेक्ट आए थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में किए थे, उनके काम थे, लेकिन वो भी सब पायलट बेसिस पर ही थे, उसके बाद आगे हुए नहीं। आपके आपके लिहाज से अगर मान लीजिएगा 2 मेगावाट का एक कुसुम योजना में प्लांट है और उसमें हम 30% स्टोरेज आते हैं, तो क्या कॉस्टिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए? 30% अभी अभी मेरे को बताना मुश्किल होगा कि अभी क्या कॉस्टिंग चल रही है, कितनी होगी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कोविड की वजह से गैप भी आ गया और अभी वापस शुरू करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग एक सर्वे इस तरह का करवाना चाहकर कि एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे गवर्नमेंट को कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्यों नहीं अपना खुद का कुसुम योजना के साथ स्टोरेज 3311 सब स्टेशन के पास में लगा देती है, जिसकी वजह से कि भाई ये जो रोजाना प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में वेल्स में पानी इतना होता है कि 6-8 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद में वो तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। मान लीजिए 12 घंटे बिजली मिल रही है तो दिक्कत ही आती है उसमें। फिर स्टोरेज होता है तो कर उसका सकते हैं सर, आगे अपन एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि इस पे काम करना है तो काम कर सकते हैं। जैसे मेरे को बोलिया साहब ने बोला था कि एक जहाँ जहाँ झीलें ज्यादा है तो वहां पर हम फ्लोटिंग सोलर का क्यों नहीं काम करें, इवोपरेशन भी कम होगा और जगह भी बचेगी। तो उसका भी हमने काम शुरू किया है। तो बोलिया साहब है उधर? ऐसे थर्मल पावर स्टेशन पे जो रिजर्वायर है वहां फ्लोटिंग सोलर लगा सकते हाँ हाइडल पे भी लगा रहे हैं। सर एक ये प्रोजेक्ट हम टेकअप करना चाहते हैं, कम से कम एक सर्वे टाइप का। प्रयास वालों से भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो जो सर्वे थोड़ा हो जाए तो फिर एक मॉडल सामने आ जाए, एक मॉडल बन जाए कि भाई ये मॉडल है, मैं आप कैसे क्या मदद कर सकते हैं। करता हूँ सर मैं आपसे बात अब, इसके बाद में फिर कैसे करते हैं। ठीक है, मैं और गोपाल सोमानी जी आप इस बारे में बात करें। जी सर जी। आपको कुछ बोलिए था विपिन जी? विपिन जी चलो हाँ, एक सेकंड, ठीक है, बस खत्म कर हाँ कंक्लूड करो। कंक्लूड करें। हाँ आपको बिल्कुल। कुछ कहना है? बात साहब आपको नहीं, कुछ कहना था? सम्राटे साहब, सम्राटे साहब है क्या? सम्राटे साहब है क्या? हेलो हाँ साहब, आप कंक्लूड कर रहे हैं सर, आपको कुछ कहना है तो? मेरा कंक्लूजन ये है कि हमको सबसे पहले तो भारत के संविधान को रेफर करना चाहिए। ठीक है। भारत का संविधान जो है वो ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन देता है, और उस पृष्ठभूमि में मैं गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि इन्होंने, हो सकता है इंडिया में पहल की हो या इंडिया में केवल यहीं पहल हुई हो, इन्होंने 83 लोकेशंस पर 13 जिलों में इंस्टॉल कराए थे अपने 10 किलोवाट 20 किलोवाट के, और उसमें स्टोरेज भी था। उस स्कीम को पूरा रिव्यू किया जाना चाहिए और उसका एक नया मॉडल डेवलप होना चाहिए। ये मेरा इस अवसर पर कहने का बस अनुरोध है। और बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा आयोजित की है, और मैं सोचता हूँ कि इस तरह से हम लोग अपना धर्म निभा रहे हैं और बाकी सभी अपना अपना ढंग से अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से मुझे पुनः गोपाल जी को एड्रेस करके निवेदन है कि इनका ही वो शुरू किया हुआ एक मिशन था, तो उसमें कई सबक मिलते हैं और कई पॉजिटिव स्टोरीज हैं उसकी, तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख ऑफ ग्रिड कनेक्शंस ट्राइबल एरिया के लिए ऑलरेडी अप्रूव किए हुए हैं, इसमें बैटरी भी शामिल है और हाँ। रिस्पॉन्स वगैरह को ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है। वो जो आप जैसे जिस ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं वो मॉडल डिफरेंट था, पर ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देने का, ऑफ ग्रिड कनेक्शंस देने का 1 लाख का ट्राइबल एरिया का। हाँ, लेकिन उसमें मेरा निवेदन ये है कि वो जो अनुभव जो हुआ है उसको स्टडी करना चाहिए सोशो साइकोलॉजिकल एंगल से भी, केवल टेक्नोलॉजी ही पर्याप्त तो नहीं है। वो उसमें जन सहभागिता का बहुत बड़ा इनपुट था, और इन 83 लोकेशन पे बैंकों में खाते खुले हुए हैं और 1000 रुपए जो है वो नॉन ऑपरेटिव अकाउंट में पड़े हुए हैं। और उस इनिशियल स्टेज में कोई भी पीपल्स पार्टिसिपेशन का मॉडल होता है, उसमें क्या है कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस आता है सोसाइटी में। तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस दोनों में कुछ लोग जो होते हैं
वो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है, और अपने यहाँ भी अपने समता पावर की तरफ से रेगुलेटरी कमीशन को रिक्वेस्ट किया था, उस वक्त रेगुलेटरी कमीशन डिस्कॉम को भी दिया था डायरेक्शन, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज आगे बढ़ी नहीं। और मेरा तो ये अनुरोध था कि इस इम्पोर्टेंट मौके पर वो चीज भी अथॉरिटीज के ध्यान में आनी चाहिए। धन्यवाद, और बहुत बहुत आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरा अभी मैं बिल्कुल नाथद्वारा के बाहर जो है एक अच्छा प्राकृतिक इलाका है, वहां पर लोकेटेड हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जब भी कन्वीनियंट हो, समता पावर के सभी मेंबर्स यहाँ पर विजिट करें, रुकें और हमको एक अवसर दें। अपने आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सबको बहुत आए आप लोग, सबने अपने अपने विचार रखे। और इस बारे में गोपाल सोमानी साहब से, सुरेंद्र जी से और नवीन जी से और डिस्कशंस होंगे, बोलिया साहब से भी डिस्कशंस होंगे, और आगे आप लोगों को अप्राइज करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेशन के लिए। नमस्कार। नमस्कार। इसी तरह दिमाग आगे एक्चुअली इस पर डिपेंड करता है आपका जो जनरेशन का जो वो लोड फैक्टर क्या है। 20% रिकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में बंद भी कर दो। 100 ही होती है। जो आप CFL का कह रहे थे अग्रवाल साहब, जो आप CFL का कह रहे थे वो LED के लिए भी लेकिन 2-3 साल बाद देखो इनकी एफिशिएंसी कम। अमाउंट में कितना रहेगा? अमाउंट तो क्या है उसकी ट्रेडिंग होती है, जो खरीदते हैं ना, जो डाउन कर दो ना, तो शटडाउन कर दो। करीब अंदाज से अंदाज वो यहाँ ये इधर है, ये आया। बहुत हाँ, एंड मीटिंग करो।